Hello all of you. Now let's continue with the definitions that we are seeing. और अगले पायदान पे यानी अगले नंबर पे डेफिनेशन है जॉब वर्क का. जॉब वर्क का मतलब क्या होता है? देखो, किसी और के लिए कुछ काम करके देना, दैट इज जॉब वर्क इन वेरी सिंपल वर्ड्स. तो देखो क्या डेफिनेशन लिखता है सेक्शन 2 क्लॉज 68 कि जॉब वर्क मीन्स एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस. अंडरलाइन कर लो इन दोनों वर्ड्स को, ट्रीटमेंट और प्रोसेस. एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू गुड्स. तो एक बात तो यह है कि जॉब वर्क जो है ये गुड्स से रिलेटेड होता है. जॉब वर्क सर्विस से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई. जॉब वर्क गुड्स से रिलेटेड होता है और गुड्स पे क्या करना है? ट्रीटमेंट या प्रोसेस करना है. कोई भी तरह का ट्रीटमेंट या प्रोसेस करना है गुड्स पे. किसके गुड्स? बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन. रजिस्टर्ड पर्सन किसके लिए हम जॉब वर्क कर रहे हैं? अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए किए तो फिर वो जॉब वर्क नहीं कहलाएगा. जॉब वर्क कब कहलाएगा? जब हम प्रोसेस कर रहे हैं कोई गुड्स के ऊपर जो बिलोंग करता है किसी और रजिस्टर्ड पर्सन का, अनदर रजिस्टर्ड पर्सन. एंड द एक्सप्रेशन जॉब वर्कर शैल बी कॉन्स्ट्रूड अकॉर्डिंगली. कॉन्स्ट्रूड यानी अंडरस्टूड अकॉर्डिंगली, यानी कि जॉब वर्क को डिफाइन किया, अब जो कर रहा है वो जॉब वर्कर है. सिंपल. तो इसलिए लिखा है जॉब वर्कर शैल बी कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली. जो इंसान दूसरे के गुड्स पे ट्रीटमेंट करेगा, कोई भी तरह का प्रोसेस या ट्रीटमेंट करेगा, उस ट्रीटमेंट को हम जॉब वर्क कहेंगे और जो पर्सन है उसको जॉब वर्कर कहेंगे. वेरी सिंपल. लेकिन कितने सारे इनहेरेंट पॉइंट्स है देखो इसके अंदर. सिंपल डेफिनेशन है बट देयर आर लॉट ऑफ हिडन पॉइंट्स. नंबर 1 कि ट्रीटमेंट या प्रोसेस होना चाहिए. अब ये क्या है? देखो एक एग्जांपल से हम सब समझते हैं. आपका गुड्स है, इट्स योर गुड्स. फॉर एग्जाम्पल यू आर अ मैन्युफैक्चरर. यू आर मैन्युफैक्चरिंग से कुछ भी क्या बता सकता हूं मैं आपको. मान लो कि क्या है मेरे पास ऐसा इंपॉर्टेंट बताने के लिए आपको. ऐसा कुछ मुझे नजर तो नहीं आ रहा आजू बाजू में, लेकिन लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप है ना तो मग्स मैन्युफैक्चर करते हैं. कॉफी मग्स आते हैं. यू आर मैन्युफैक्चरिंग कॉफी मग. आपने मैन्युफैक्चर कर दिया. उसके बाद वो जो भी ग्लास या सिरेमिक जिसका भी बना, उसके ऊपर पेंटिंग करना है. अब वो पेंटिंग का जो प्रोसेस है वो आपके फैक्ट्री में नहीं होता. उसके स्पेशल मशीन्स लगते हैं जो आपके पास नहीं है. बट यू मैन्युफैक्चर द मग्स. तो मग्स बनाने के बाद आप क्या करेंगे? उसको मेरे यहां भेजेंगे. यू विल सेंड इट टू मी बिकॉज आई हैव दैट प्लांट. पेंटिंग प्लांट मेरे पास है. आप अपने मग्स या जो भी चीजें सिरेमिक की चीजें आप बनाते हैं वो सब मेरे पास भेजेंगे. प्लेट्स, कप्स विद डिजाइन्स ऑल्सो. और वो पेंटिंग का काम मैं करूंगा आपके सिरेमिक वेयर के ऊपर. तो गुड्स बिलोंग टू यू, सिरेमिक आइटम्स बिलोंग टू यू. मैं उसके ऊपर कुछ काम करूंगा, काम करके आपको वापस कर दूंगा. तो इसको कहते हैं जॉब वर्क. आया समझ में? बहुत सिंपल एग्जांपल. इसको कहते हैं जॉब वर्क. तो ट्रीटमेंट या प्रोसेस अपने को करना है कोई भी तरह का. इट कैन बी पेंटिंग, इट कैन बी पॉलिशिंग, इट कैन बी सम पार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. जैसे आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 5 स्टेजेस है. बहुत सारे एग्जांपल्स देखो. 5 स्टेजेस है. उसमें से पहले 2 स्टेज आपके यहां होते हैं, लेकिन तीसरा जो स्टेज है वो आपके यहां नहीं होता. तीसरा आपके यहां नहीं होता. फिर 4th एंड 5th आप ही करते हो. तो 2 प्रोसेस आप कर लोगे. फिर वो गुड्स आप मेरे पास भेजोगे, सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. यू विल सेंड इट टू मी. आई विल डू द 3rd प्रोसेस एंड सेंड इट बैक टू यू. फिर आप उसको फर्दर यूज करोगे मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो भी जॉब वर्क कहलाएगा. तीसरा पॉइंट ऐसा है. अब देखो मैं अलग अलग एग्जांपल, ये सब अलग अलग है, नोट करो. फर्स्ट एग्जांपल में क्या था कि लास्ट प्रोसेस मैंने किया था. आ रहा था समझ में? लास्ट प्रोसेस पेंटिंग. आपने पूरा मैन्युफैक्चरिंग कर डाला है, सिरेमिक वेयर्स बन के तैयार हो गए हैं. आखिरी प्रोसेस है पेंटिंग का.
तो वो आपने मुझसे करवा के लिया, तो मैं जॉब वर्क हुआ। आई एम जॉब वर्कर एंड द प्रोसेस इज जॉब वर्क, राइट। फिर दूसरा एग्जांपल हमने लिया जिसमें बीच का प्रोसेस, मिडिल का कोई प्रोसेस मैं करता हूं, तो मैं करके फिर आपको दूंगा। थर्ड है एग्जांपल, ऑब्वियसली अब आप समझ गए होंगे थर्ड एग्जांपल क्या आएगा, फर्स्ट प्रोसेस। बिल्कुल सही। हो सकता है कि बिल्कुल पहला प्रोसेस जो फर्स्ट प्रोसेस है वो मैं करके फिर आपको देता हूं, तो उसको भी जॉब वर्क कहेंगे। तो आप रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे, मेरे पास भेजोगे, मैं उस पर पहला प्रोसेस करूंगा, फिर आपको दे दूंगा, फिर आप बाद में जो भी प्रोसेस करना है करो और फिर मार्केट में बेचो, तो वो भी जॉब वर्क है। आए समझ में, दैट इज ऑल्सो जॉब वर्क। तो प्रोसेस जो है जो मैं कर रहा हूं या ट्रीटमेंट जो मैं दे रहा हूं वो आपके लिए यानी मैन्युफैक्चरिंग का फर्स्ट प्रोसेस भी हो सकता है, मिडिल प्रोसेस भी हो सकता है, या आखिरी प्रोसेस भी हो सकता है। सबको अपन क्या कहेंगे, जॉब वर्क। अब ये तो केस हुआ जब आप एक मैन्युफैक्चरर है, तो लेट अस आल्सो राइट डाउन साइमल्टेनियसली, नहीं तो आप शायद बाद में भूल जाएंगे। सो यू आर दी अदर पर्सन। कौन है आप, मिस्टर मुकेश, ठीक है, यू आर दी अदर पर्सन एंड यू आर रजिस्टर्ड इन जीएसटी। आप रजिस्टर्ड पर्सन है, ओके, यू आर रजिस्टर्ड पर्सन, ये होना जरूरी है, यू आर रजिस्टर्ड पर्सन। मैं कौन हूं, जॉब वर्कर मिस्टर फारूक। फारूक इज जॉब वर्कर। तो पहला प्रोसेस क्या बोला मैंने कि either the first process or the middle process or the last process can be done by me. So you are the main manufacturer. आप या तो रॉ मटेरियल मेरे पास भेजेंगे, मैं फर्स्ट प्रोसेस उस पर करूंगा, फिर आपको रिटर्न कर दूंगा, फिर आप बाद में जो करना है करो, तो गुड्स बिलोंग टू यू। अच्छा, जरूरी है क्या कि रॉ मटेरियल आप खरीद कर ही मेरे को भेजो? क्या जरूरी है? क्या जरूरी है कि आप खरीद कर मेरे पास भेजो, या यानी आपके फैक्ट्री से मेरे पास भेजो, ये जरूरी है क्या? नहीं, यू कैन डायरेक्टली परचेज इट फ्रॉम द मार्केट, जहां से भी आपका सोर्सिंग है वहां से आप परचेज कर लो और उसको बोलो कि सीधा मेरे पास भेज दे। लाइक फॉर एग्जांपल यू आर इन दिल्ली, आई एम इन नागपुर, और ये रॉ मटेरियल जो आपका आ रहा है वो चेन्नई से आ रहा है, तो चेन्नई से दिल्ली जाएगा, दिल्ली से वापस आप मेरे पास भेजोगे नागपुर में, बीच में इंडिया के? नहीं ना। तो आप क्या करोगे कि यू विल बाय इट फ्रॉम चेन्नई, उसको बोलोगे आपके सीधे नागपुर भेज दो मेरे पास, तो सीधा मेरे पास आएगा, फिर या मैं प्रोसेस करके आपके पास भेज दूंगा, तो भी चलेगा। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट गुड्स शुड कम फ्रॉम योर प्लेस, गुड्स कैन कम टू मी फ्रॉम एनीवेयर, आई विल डू सम प्रोसेस एंड सेंड इट टू यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो गुड्स पे मैं प्रोसेस कर रहा हूं वो मेरा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मेरा नहीं है, इट डजंट बिलोंग टू मी, इट बिलोंग्स टू अदर रजिस्टर्ड पर्सन। आ रहा है समझ? It should belong, it should be owned by the other person, it should belong to another person, that is important. तो इसलिए मैंने लिखा रॉ मटेरियल आप भेजोगे, मैं प्रोसेस करके आपको वापस भेज दूंगा, या फिर रॉ मटेरियल आप खुद लाओगे, यू विल डू सम प्रोसेसिंग, फिर उसको मेरे पास भेजोगे, तो मैं कोई मिड लेवल प्रोसेस करूंगा और फिर आपको वापस कर दूंगा, ठीक है। या फिर आप रॉ मटेरियल लाओगे, उसका फिनिश गुड्स बना लोगे और फिर मेरे पास भेजोगे फॉर डूइंग द लास्ट प्रोसेस। लास्ट प्रोसेस करने के बाद या तो मैं आपको वापस भेज दूंगा, या आप कहोगे तो मैं जहां भी सप्लाई करने में सप्लाई कर दूंगा। यहां ऐसा जरूरी नहीं कि मैं आपको ही भेजूं, आई कैन सप्लाई इट एज पर योर विश, एज पर योर विल, एज पर योर डायरेक्शंस टू एनी अदर पर्सन। जैसे आप दिल्ली में हो, दिल्ली से नागपुर भेजा आपने, अब ये प्रोसेस हो के लास्ट प्रोसेस है, तो मटेरियल रेडी हो गया है, फिनिश गुड्स आर रेडी, तो आप जिसको बेचना चाहते हो बेच दो, और आप मेरे को बोलो कि भैया वहां सप्लाई कर दो, कलकत्ता सप्लाई कर दो, दिल्ली कर दो, गुड़गांव कर दो, चेन्नई कर दो, बेंगलोर कर दो, मैं कर दूंगा। तो ये जरूरी नहीं है कि गुड्स वापस जाना चाहिए, अपन उसको आपके डायरेक्शंस पे कहीं भी भेज सकते हैं। और सिमिलरली फर्स्ट प्रोसेस में रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से भी आ सकता है, बट इट शुड बिलोंग टू यू, शुडंट बिलोंग टू मी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो ये एक एग्जांपल समझ में आया। यहां पे आप कौन है, एक मैन्युफैक्चरर है,
जो अल्टीमेट फिनिश गुड्स बनाकर मार्केट में बेचते हैं, और मैं कोई भी एक प्रोसेस आपको करके देता हूं, या तो फर्स्ट या मिडिल या लास्ट एज द केस मे बी. सो आई बिकम अ जॉब वर्कर एंड यू आर द मेन मैन्युफैक्चरर. तो यहां लिख देते अदर पर्सन कौन है, मैन्युफैक्चरर है, ऊपर में लिख दो मैन्युफैक्चरर. ये एक एग्जांपल हुआ. फिर और एक देखते हैं. ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने, नहीं लिखा होगा तो पॉज करके लिख लो. ओके, आई विल मूव अहेड. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि एक ट्रेडर है. जरूरी नहीं है कि अदर पर्सन है वो मैन्युफैक्चरर ही होना चाहिए. ये कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा. यू कैन बी अ ट्रेडर, यू कैन बी अ ट्रेडर, लेकिन इसको बोलेंगे अदर पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रजिस्टर्ड इन जीएसटी. तो जीएसटी का मतलब है सीजीएसटी एक्ट में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए. रजिस्ट्रेशन कैसे होता है अपन बाद में स्टडी करेंगे. और मैं वही जॉब वर्कर. ठीक है, अब यहां जो जॉब वर्कर होता है ये मैन्युफैक्चरर होता है. ही इज द मैन्युफैक्चरर हिमसेल्फ. तो आप क्या करेंगे, आप ट्रेडर है, आप सिर्फ रॉ मटेरियल या जो भी गुड्स आपको भेजना है ये आप मेरे पास भेजेंगे, या तो आपके यहां पहले लेके आएंगे फिर मेरे पास भेजेंगे, या आप डायरेक्टली परचेज करके मेरे यहां भिजवा देंगे. ईदर केस, either you will send or it will come from outside, but it should belong to you. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये रॉ मटेरियल मेरा नहीं होना चाहिए, ये आपका है, ट्रेडर का है. मैं उस पे पूरा मैन्युफैक्चर करूंगा, मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स. प्रोसेस है ना, प्रोसेस कैन बी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. क्या लिखा है, ट्रीटमेंट और प्रोसेस. मेरे को क्या करना है, ट्रीटमेंट और प्रोसेस. It can be a simple repair, it can be some painting, it can be polishing, it can be whole manufacturing also. याद रखो, पूरा मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी प्रोसेस. तो आपने रॉ मटेरियल भेजा, मैंने मैन्युफैक्चर किया. मैन्युफैक्चर करने के बाद या तो मैं आपको दे दूंगा, इट विल गो टू योर प्रीमाइसेस, और एज पर योर डायरेक्शंस आई कैन सेंड इट टू एनीवेयर. मैं सप्लाई कर दूंगा. ईदर केस. तो ये फिनिश गुड्स भी जो है मेरा नहीं है, आई डोंट ओन इट. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ना तो रॉ मटेरियल मेरा है ना फिनिश गुड्स मेरा है, यानी रिस्क मेरा नहीं है. गुड्स में जो रिस्क होता है वो मेरा नहीं है. मैं सिर्फ जो प्रोसेसिंग करूंगा उसका चार्जेस आपसे रिकवर कर लूंगा. ठीक है, तो मेरे को क्या कहा जाएगा, जॉब वर्कर. और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, जॉब वर्क. फिर आप देखो, आप जिसको बेचना चाहते हो बेचो बाद में, तो ये भी एक जॉब वर्क है. सो इन एनी केस जॉब वर्क का मतलब क्या होता है कि आई डू एनी ट्रीटमेंट, यह है ट्रीटमेंट या प्रोसेस ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन. तो अभी मैंने ट्रीटमेंट समझाया वर्ड. ट्रीटमेंट या प्रोसेस क्या होता है, ये एक वर्ड पे हमने डिस्कशन किया. अब इसमें गुड्स भी समझ में आ गया आपको, रॉ मटेरियल या जो भी चीज है वो गुड्स होता है ना, उसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है. मगर एक और बात की डिस्कशन की जरूरत है, और वो है अनदर रजिस्टर्ड पर्सन. तो क्या ये जरूरी है कि ये अदर पर्सन जो है वो हमारे से कोई अलावा ही होना चाहिए, क्या हम खुद नहीं हो सकते? तो रजिस्टर्ड पर्सन, इन्होंने देखो ये बात को मैं आपको बताता हूं, व्हाट दे हैव रिटन, another registered person, ऐसा बोला है. सिर्फ another person बोलते, another person, तो उसका मतलब होता है कि हम नहीं, हमारे अलावा कोई, है ना. लेकिन another registered person बोला है, तो इसका मतलब क्या है. देखो, फारूक हक अब एक बात मैंने अभी तक बताई नहीं आपको, रजिस्ट्रेशन की एक बात आपको बताता हूं कि अगर मेरे 50 यूनिट्स है,
अच्छा 50 जाने दो, थोड़ा कम करते हैं, 10 यूनिट्स। और ये 10 यूनिट जो है वो अलग अलग स्टेट्स में है, दे आर इन डिफरेंट स्टेट्स। एक नागपुर में है, एक भंडारा तो सॉरी महाराष्ट्र के अंदर ही आएगा, तो नागपुर यानी महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में भी है, यूपी में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, तमिलनाडु में भी है, बेंगलोर में भी है। 10 अलग अलग स्टेट्स में मेरे यूनिट्स हैं। टेन स्टेट्स। तो फिर क्या होगा? तो लॉ ये कहता है, जीएसटी लॉ, कि मेरे को हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स वी आर अबाउट द थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है अपन, तो अपने को 10 रजिस्ट्रेशंस लगेंगे। if I have got 10 units in 10 different states, I will need 10 separate registrations. हो गए 10 रजिस्ट्रेशन, हर स्टेट में अलग अलग। अब क्या हुआ कि मेरा एक यूनिट जो नागपुर में है वो गुड्स पे काम कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा बीच में काम करना है जो यहां पे नहीं होता, इस यूनिट में नहीं होता, वो दूसरे यूनिट में, हमारे बैंगलोर के यूनिट में होता है। तो मेरा ही नागपुर का यूनिट ये मटेरियल भेजेगा किसको? बैंगलोर के यूनिट को। सो वन यूनिट sends the goods to another unit for processing. There is some processing needed to be done. तो मेरा ही एक यूनिट मेरे ही दूसरे यूनिट को भेज रहा है गुड्स प्रोसेसिंग के लिए। सवाल पैदा हुआ दिमाग में, क्या इस अदर यूनिट को हम जॉब वर्कर कहेंगे? विल इट बी कॉल्ड एज अ जॉब वर्कर? तो यहां बोला है, तो ये यूनिट जो है विल इट बी कॉल्ड एज अ जॉब वर्कर? द बैंगलोर यूनिट, ये मेरा नागपुर यूनिट, ये बैंगलोर यूनिट, तो नागपुर यूनिट ने बैंगलोर यूनिट को गुड्स भेजा प्रोसेसिंग के लिए, तो क्या इसको जॉब वर्कर कहा जाएगा? तो आंसर है यस, कहा जाएगा। तो यहां ऐसा थोड़ी लिखा है अनदर पर्सन, यानी फारूक के अलावा कोई होना चाहिए, ऐसा लिखा है क्या? नहीं, अनदर रजिस्टर्ड पर्सन बोला है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर मेरे 10 सेपरेट रजिस्ट्रेशंस है तो ये यूनिट और ये यूनिट क्या कहलाएंगे? डिफरेंट रजिस्टर्ड पर्सन्स। ये दोनों यूनिट हमारे ही है, ओनर सेम है, मगर इन दोनों को क्या माना जाएगा? सेपरेट रजिस्टर्ड पर्सन्स। इसलिए ये पर्सन अलग है, वन रजिस्टर्ड पर्सन ये है, एंड ये अनदर रजिस्टर्ड पर्सन हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग है। इसलिए अगर मेरा एक यूनिट मेरे ही दूसरे यूनिट को कोई काम करके देगा, प्रोसेसिंग करके देगा ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू दैट यूनिट, सो दिस विल बी कॉल्ड एज जॉब वर्क। तो इसको अपन जॉब वर्क कहेंगे। तो ये जॉब वर्कर कहलाएगा और ये अनदर रजिस्टर्ड पर्सन कहलाएगा। तो ये एक बात क्लियर हुई। तो हमारी दो यूनिट अगर अलग अलग स्टेट में है एंड दे आर सेपरेटली रजिस्टर्ड, देन दे कैन एक्ट एज जॉब वर्कर फॉर ईच अदर। क्लियर? वेरी गुड। तो ये बात भी क्लियर होगी। फिर और एक बात है कि ये जो जॉब वर्कर होता है इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है क्या? ऐसा लिखा है क्या कि ही शुड ऑल्सो बी अ रजिस्टर्ड पर्सन? नहीं। तो वो भी समझ लो कि जॉब वर्कर जो है, जो दूसरे के लिए काम करके दे रहा है, ही नीड नॉट बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। जॉब वर्कर रजिस्टर्ड पर्सन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मान लो जॉब वर्कर खुद का भी प्रोसेसिंग करके माल सप्लाई करता है लोगों को, तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन दूसरों के लिए अगर काम कर रहा है तो वहां वो जॉब वर्कर है। तो अगर सिर्फ मैं दूसरों के लिए काम करता हूं, मेरा कुछ खुद का होता ही नहीं है,
मैं दूसरों के लिए काम करता हूं, दूसरों के लिए ही प्रोसेस करके उनके गुड्स पे देता हूं, दैट्स इट, देन आई मे नॉट बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो जॉब वर्कर की टैक्सेबिलिटी क्या है, क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्या उसको टैक्स भरना पड़ेगा, ये सब बातें अपन आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। टैक्सेबिलिटी विल डिस्कस लेटर, अभी सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं। फिर और एक बात समझ लो, अनदर इंपॉर्टेंट point to understand is that job worker and agent are different. एजेंट और जॉब वर्कर सेम नहीं है, याद रखो, ये दोनों अलग अलग लोग होते हैं। एजेंट यानी जो दूसरों के लिए काम करता है, और जॉब वर्कर जो दूसरों के लिए काम करता है। इसलिए कंफ्यूजन होगा। एजेंट यानी जो अपना सेल्स एजेंट होता है, जैसे हमारे गुड्स बेचता है या हमारे लिए गुड्स परचेज करता है या हमारे लिए कोई भी एक काम करके देता है, वो एजेंट होता है। तो जॉब वर्कर भी तो वही है ना, वो दूसरों के लिए प्रोसेस करके देता है। तो इसलिए डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट है और इनकी जो टैक्सेबिलिटी है जीएसटी के अंदर वो बहुत डिफरेंट है। तो जॉब वर्कर का मतलब क्या है? जॉब वर्कर का मतलब है हु डज एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन गुड्स of other registered person। अगर मैं दूसरों के गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट करके दूंगा, जैसे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए कि मैं पेंटिंग करके आपको दूंगा, मैं कोई भी तरह का प्रोसेस करके अगर आपके गुड्स पे आपको दूंगा, तो वो जॉब वर्कर कहलाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपके लिए सेल करके दूंगा, आई विल सेल गुड्स ऑन योर बिहाफ, आई विल बाई गुड्स ऑन योर बिहाफ, I will do some activity which is different from this activity। ये एक्टिविटी को छोड़ के any other activity अपन लिख देते, apart from these activity excluding these, तो वो एजेंट कहलाएगा। तो वहां पे वो एजेंट कहलाता है। ठीक है, मैं आपका सेल्स एजेंट हो सकता हूं, आपका परचेज एजेंट हो सकता हूं, आपका मैनेजिंग एजेंट हो सकता हूं, आपके ऑफिस को मैनेज करके देता हूं, मैनेजिंग एजेंट्स होते हैं। तो वो एजेंट की कैटेगरी में जाएंगे। और जो आदमी दूसरे के गुड्स पे प्रोसेस करके उसको देता है, वो जॉब वर्कर की कैटेगरी में आएगा। समझ में आया? वेरी गुड। तो चले वापस। तो इतना छोटा सा डेफिनेशन था, मगर कितनी सारी बातें थी उसके अंदर, है ना? तो देखो उसका डिस्कशन भी दिया है यहाँ नीचे। Okay, to start with, the job work refers to treatment or process which is undertaken by one person who may or may not be registered to another registered person. While treatment or processing are commonly understood as services, अच्छा ये भी एक बात है, छोटा सा डिस्कशन यहाँ दिया है, इसका डिटेल डिस्कशन बाद में आएगा कि सर्विस और गुड्स में डिफरेंस क्या है। मैं आपके गुड्स पे प्रोसेस करके दे रहा हूँ, तो क्या ये जरूरी है कि जरूरी आई मीन से कि मैंने जो काम आपके लिए किया है, क्या उसको गुड्स मानेंगे कि सर्विस मानेंगे? तो यहां बोला है कि उसको सर्विस माना जाए। लॉ में लिखा है कि जॉब वर्क इज टू बी कैटेगराइज्ड एज अ सर्विस एंड नॉट एज गुड्स। तो मैं खुद भी अगर रॉ मटेरियल लेके आऊं आपके बिहाफ में, ऐसा जरूरी थोड़ी कि आप ही रॉ मटेरियल मेरे को भेजे। आई कैन ऑल्सो ब्रिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द मार्केट बट ऑन योर बिहाफ। हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो मैं मार्केट से लेके आऊंगा वो होगा तो आपका है, आपका, लेकिन मैं खरीद के ला सकता हूं, फिर मैं उसमें प्रोसेस करूंगा, फिर मैं आपको दूंगा, वो भी हो सकता है। इन दैट केस ऑल्सो आई विल बी कॉल्ड एज अ जॉब वर्कर, क्योंकि गुड्स मैं जो खरीद के ला रहा हूं वो आपके बिहाफ में लेके आ रहा हूं। तो गुड्स बिलोंग टू यू, ला मैं रहा हूं लेकिन इट बिलोंग्स टू यू, ये भी हो सकता है। तो उसको भी अपन गुड्स नहीं बोलेंगे, उसको सर्विसेज बोलेंगे। जॉब वर्क विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो वो एक डिस्कशन है इधर, उसमें कोई शेड्यूल का रेफरेंस आएगा जो बाद में अपन पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो उसमें लिखा है देखो, while treatment and processing are commonly understood as services, there is no implication that job work is purely service or that goods would not be used for such treatment or processing। goods का यूज नहीं होगा ऐसा कहाँ लिखा है? goods का यूज भी हो सकता है।
जैसे आपने मेरे को रॉ मटेरियल भेजा, प्रोसेस करने के लिए भी कुछ और भी तो गुड्स लगते होंगे ना प्रोसेसिंग के लिए, लाइक कैटलिस्ट लगेंगे, कुछ चीजें लगेंगी प्रोसेसिंग में, तो वो मैं खरीद के ला सकता हूँ और उसको यूज करके गुड्स को प्रोसेस करके फिर आपको दूंगा. However, Schedule 2 of CGST Act, which specifies activities to be treated as supply of goods और सप्लाई ऑफ सर्विस, ये शेड्यूल 2 है जो बाद में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में, लीवी के चैप्टर में. तो शेड्यूल 2 में गवर्नमेंट ने कुछ डिस्टिंग्विशमेंट्स दिए हैं कि ये एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए और इस एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाए. जहां पे कंफ्यूजन्स होते हैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये शेड्यूल बनाया गया है कि इसको गुड्स बोलेंगे, इसको सर्विस बोलेंगे. तो उसमें उन्होंने जॉब वर्क को इंक्लूड किया है और बोला है कि उसको सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा. तो लिखा है इंटर एलिया प्रोवाइड्स दैट एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स इज सप्लाई ऑफ सर्विस. अब देखो इसमें एक एग्जांपल देता हूं फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आपने कपड़ा मेरे को भेजा और कहा कि शर्ट बना के दो, तो कपड़ा आपका है, ये कपड़ा आपने मेरे को भेजा, क्लॉथ मेरे पास आया. अब मैं जब उसको शर्ट बनाऊंगा तो उसमें बटन्स भी लगाऊंगा. बटन्स आपने नहीं भेजे, वो मैं खुद मार्केट से खरीद के लाऊंगा, बटन्स लगाऊंगा. थ्रेड मैं ही लगाऊंगा. आपने तो कपड़ा भेजा है, स्टिचिंग के लिए जो थ्रेड लगेगा वो मैं ही लाऊंगा. तो थ्रेड और बटन्स मैंने यूज किए और शर्ट बना के आपको दिया. तो शर्ट दिया तो उसमें बटन भी गया. तो क्या इसको सेल ऑफ गुड्स मानेंगे कि बटन मैंने आपको बेचा, ऐसा माना जाएगा, आई हैव सोल्ड बटन्स टू यू, या इसको सर्विस मानेंगे? तो एक शर्ट का स्टिचिंग चार्जेस मैंने आपसे लिया है 275 रुपीज. तो ये 275 को क्या मानेंगे? जॉब वर्क सर्विस मानेंगे एज अ होल, या बटन्स को सेल मानेंगे? ऐसा सवाल पैदा होगा ना. तो इसलिए उन्होंने लिखा है शेड्यूल 2 में कि नहीं, इसको सेल ऑफ गुड्स बिल्कुल नहीं माना जाएगा. अगर आपके गुड्स पे मैंने प्रोसेसिंग करके दिया है तो उस प्रोसेसिंग के अंदर अगर कोई गुड्स भी इस्तेमाल हुए होंगे, यूज हुए होंगे, बटन्स वगैरह, तो भी ओवरऑल इसको सर्विस ही माना जाएगा. ठीक है, एंड नॉट गुड्स. सच ए डीमिंग फिक्शन in respect of job work is given effect to based on the primary objective of any job work which is to provide a service. देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो सर्विस देने का है ना. स्टिचिंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. अब स्टिचिंग के अंदर बटन्स लगे ये इंसिडेंटल है, मगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टिचिंग करके देना. इट्स अ पार्ट ऑफ सर्विस. फिर आगे लिखा है फॉलोइंग एस्पेक्ट्स नीड टू बी नोटेड. ये सारी बातें मैंने आपको समझाइए. Then as regards the job work per se, the law makes no insistence that such person must be a registered person. ये भी हमने देखा, लॉ जॉब वर्क का जो है वो रजिस्टर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. Then the law requires that the treatment or process undertaken by the job worker must be on goods belonging to another registered person. Belong आपको करना चाहिए. That's important point. From the usage of the term another, ये वो फिर पूरा कंडीशन कि मैं खुद हो सकता हूं क्या, वो वाला पॉइंट है. फिर another before registered person, it is clear that the law intends to segregate the units being different persons or different registrations. The reference to the principle is made by using another registered person and not another person. देखो अगर another person बोलते तो उसका मतलब फारूक हक का दूसरा यूनिट भी फिर जॉब वर्क में नहीं आता. मेरी अगर 2 यूनिट्स है तो फिर वो जॉब वर्क में नहीं आते. लेकिन इन्होंने अनदर पर्सन नहीं बोला, अनदर रजिस्टर्ड पर्सन बोला. तो मैं खुद अगर मेरे 10 यूनिट है अलग अलग स्टेट्स में विद डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस, तो ये 10 यूनिट क्या कहलाएंगे? अनदर रजिस्टर्ड पर्सन. तो इसलिए इनमें से एक अगर दूसरे के लिए कुछ प्रोसेसिंग करके देगा तो उसको अपन जॉब वर्क में ले सकते हैं. तो वो दिया है. It may be safely understood that if one unit of the company supplies goods for further processing to another unit of the same company having a different registration from that of the supplying unit, the unit undertaking the processing activity can be treated as a job worker. है ना? इसके लिए सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए.
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जॉब वर्कर में काफी दिमाग लगाया। अब दिमाग बंद कर दो। लोकल अथॉरिटी, कौन आता है लोकल अथॉरिटी में? देखो, बिल्कुल दिमाग मत लगाना, समझने की कोशिश भी मत करना। कुछ वर्ड्स है उसको रट्टा मारने का है इस डेफिनेशन के अंदर। पंचायत, गांव में होती है ना पंचायत, शहरों में होती है म्यूनिसिपैलिटी, फिर म्यूनिसिपल कमिटी, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, or any other authority legally entitled to or entrusted by the central government or the state government with the control or management of municipal or local fund. बिल्कुल मत पूछना मेरे से भी, और आप भी दिमाग मत लगाना। जितना लिखा है उसको पढ़ने का। देन कैंटोनमेंट बोर्ड, या आर्मी जो एरियाज होती है, आर्मी एयरफोर्स एरियाज, तो वहां कैंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं, वो लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में आएंगे। देन रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेवलपमेंट बोर्ड्स एंड रीजनल काउंसिल। बस इतने वर्ड्स को 4-5 बार पढ़ के रखना, डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आने वाला, भूल भी गए चलेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाओ। काम की डेफिनेशन है, बड़े काम की डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसको, ट्रिपल टिक मार्क। ट्रिपल टिक मार्क यानी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, और अगला है लोकेशन ऑफ सप्लायर। ये दोनों डेफिनेशन काम की है। कहां पे काम में आएगा? जब हम निकालेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। स्टार्टिंग के लेक्चर में समझाया था, प्लेस ऑफ सप्लाई बड़ा काम का होता है। ये डिसाइड करने के काम का होता है कि हम टैक्स कौन से स्टेट में भरेंगे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है? जहां प्लेस ऑफ सप्लाई है वहां टैक्सेबल इवेंट होता है। मैंने बताया था ना, टाइम यानी वक्त ही होता है, सॉरी, टाइम और जगह, वक्त और जगह, टाइम एंड प्लेस, ये दोनों बहुत काम के होते हैं। टाइम किस लिए? कि हमें टैक्स कब भरना है, प्लेस कि हमें टैक्स कहां भरना है। तो ये दोनों बड़े काम की चीज होती है। तो इसमें लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों देखने पड़ते हैं। अब ये कैसे देखते हैं प्लेस निकालने के लिए, वो पूरा चैप्टर है, डिटेल में अपने को स्टडी करना है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अभी सिर्फ हम डेफिनेशन देख रहे हैं लोकेशन का। ओके, सो लेट्स सी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या होता है। पहला कि where a supply is received at a place of business for which the registration has been obtained, the location of such place of business। कितना सिंपल है। जो रेसिपिएंट है वो एक बिजनेस प्लेस रन कर रहा है और उसने सर्विस उसी प्लेस पे लिया है और वो उसका रजिस्टर्ड बिजनेस। जैसे मैंने सर्विस दी आपको, आप रजिस्टर्ड है क्या जीएसटी में? नहीं, तो हमारी जो सर्विस है वो ए कैटेगरी में नहीं आएंगी। तो ए में कौन आएगा? कि मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट सर्विस दे रहा हूं एक कंपनी को, तो वो कंपनी भी एक बिजनेस कर रही है, तो वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब सर्विस देते हैं किसी कंपनी को, टैक्स ऑडिट, कंपनी ऑडिट, ये सारे जो सर्विसेज है, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन है। तो रेसिपिएंट का लोकेशन क्या होगा? जहां उनका रजिस्ट्रेशन है। सिंपल, सच प्लेस ऑफ बिजनेस, जो रजिस्टर्ड है वो। तो उसका रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने अभी तो लास्ट वीक तो ऑडिट कंप्लीट किया किसका? इन्फोसिस का। तो इन्फोसिस का हेड ऑफिस का है, यानी उनका रजिस्टर्ड जो प्रीमाइस है वो कहाँ है? बेंगलोर में, कर्नाटका। तो मैंने तो देखो यहां से उनको सर्विस दी, प्लेस ऑफ सर्विस क्या माना जाएगा? कर्नाटका। प्लेस ऑफ सर्विस नहीं, सॉरी, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट क्या माना जाएगा? कर्नाटका। फिर सेकेंड, where a supply is received at a place other than the place of business for which registration has been obtained, that is a fixed establishment, उसी को अपन fixed establishment कहते हैं। place other than,
तो इन्फोसिस का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो बेंगलोर में, नो डाउट, लेकिन उनका एक प्रीमाइस जहां से वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो नागपुर में भी है, वो उनका फिक्स प्लेस है, 2000 एम्प्लॉयज काम करते हैं वहां, परमानेंसी है। अपन ने बोला फिक्स प्लेस किसको मानते हैं, जहां परमानेंसी है, तो इट इज ए परमानेंट प्रीमाइस, 2000 एम्प्लॉयज आर वर्किंग देयर डे एंड नाइट, नाइट शिफ्ट भी चलती है उनकी, और सॉलिड काम चालू है, परमानेंट, तो उसको फिक्स प्लेस कहेंगे। अब मैंने जो सर्विस दी वो इस प्लेस पे दी, नॉट बैंगलोर ऑफिस बट दिस ब्रांच ऑडिट किया मैंने, नॉट हेड ऑफिस ऑडिट, नॉट कॉर्पोरेट ऑडिट, ब्रांच ऑडिट। तो ये सर्विस मैंने कहा दी, नागपुर के फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट पे दी। तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या होगा, द लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट, सिंपल। तो अगर मैं कॉर्पोरेट ऑडिट करूंगा तो फिर कंपनी के हेड ऑफिस में रिपोर्ट दूंगा, तो वो फिर रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस देखेंगे। और अगर मैं ब्रांच ऑडिट करूंगा और ब्रांच एक फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट है तो ब्रांच का प्लेस देखेंगे। समझ में आया? वेरी गुड। तीसरा पॉइंट है कि वेयर द सप्लाई इज रिसीव्ड एट मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट। मैंने 8 ब्रांच ऑडिट किए, सब अलग अलग जगह पे है। वेदर द प्लेस ऑफ बिजनेस और फिक्स एस्टैब्लिशमेंट, प्लेस ऑफ बिजनेस यानी जो रजिस्टर्ड होता है, फिक्स एस्टैब्लिशमेंट यानी कि जो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन परमानेंट नेचर के बिजनेस प्रीमाइसेस है। देन द लोकेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द रिसीट ऑफ सप्लाई। मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न जो है उसको फिर मानेंगे। मान लो कि मैंने कॉर्पोरेट ऑडिट भी किया, साथ में 3-4 ब्रांचेस के भी ऑडिट कर दी, ठीक है। अब ऑडिट में प्लीज जाके मत बताना मेरे को सर जो कॉर्पोरेट ऑडिट का तो ब्रांच ऑडिट नहीं कर सकता है सर, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, आई डोंट टीच ऑडिट। तो जाने दो। अभी मैं एक टैक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ, इट कैन बी ऑडिट, इट कैन बी एनी अदर सर्विस। मान लो मैं कंप्यूटर मेंटेनेंस सर्विस दे रहा हूँ, चलो ऑडिट को हटा देते, कंप्यूटर मेंटेनेंस। तो मैंने बैंगलोर का जो उनका प्रीमाइस है मेन, जहां 50,000 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं इन्फोसिस के, वहां भी मैंने मेंटेनेंस सर्विस दिया। और उनके 2-4 दूसरे फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट्स है जहां पे सब मिला के 200-300 कंप्यूटर्स है, उनको भी सर्विस दी। तो दिया तो सबको, 4-5 प्रीमाइसेस को सर्विस दिया है मैंने, लेकिन मेन जो है मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न किसका है, हेड ऑफिस, तो फिर वहां सर्विस दी ऐसा मानेंगे। रेसिपिएंट का एड्रेस क्या मानेंगे, हेड ऑफिस। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर सभी जगह इक्वली है तो फिर सी क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, फिर आएंगे अपन डी में। इन द एब्सेंस ऑफ सच प्लेसेस, यानी एक पर्सन है जिसका कोई बिजनेस प्लेस भी नहीं है, यानी यहां आप भी आएंगे, देखो स्टूडेंट जो एक टीचर से सर्विस लेता है, आप रजिस्टर्ड है क्या, नहीं। आपका कोई फिक्स एस्टैब्लिशमेंट है क्या, नहीं। या आपके 2-4 है जहां पे एक इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ये तीनों क्लॉजेस आपको नहीं लगते, यू आर अ स्टूडेंट। तो फिर क्या होगा, द लोकेशन ऑफ यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द रेसिपिएंट, यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द रेसिपिएंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर रिसीविंग द सर्विस। तो आप सब दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली में क्लास ले रहा हूं, तो आप सब दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, उस वक्त कोई हॉस्टल में भी रहता होगा, कोई परमानेंट घर में रहता होगा, जो भी है, लेकिन उस वक्त आपका यूजुअल प्लेस दिल्ली था, तो दिल्ली मानेंगे। रेसिपिएंट का एड्रेस क्या मानेंगे, दिल्ली, सिंपल। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स याद रखो, या तो रजिस्टर्ड बिजनेस प्रीमाइसेस, या फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट, या बहुत सारे उसमें है तो जिसमें मेन सर्विस दी गई वो, तीसरा पॉइंट, अगर 2-4 जगह पे सर्विस दी गई है। और चौथा कि अगर आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं है, देन यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप नॉर्मली कहां रहते हैं। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग डेफिनेशन, यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस का मतलब ये है कि देखो कभी आप घर में रहते हो, कभी हॉस्टल में रहते हो, कभी यहां कभी वहां घूमते रहते हो, तो अपन क्या देखेंगे, यूजुअल प्लेस आपका कहां है, नॉर्मली आप कहां रहते हो, मैक्सिमम टाइम आप कहां बिताते हो,
आप किसको अपना ड्वेलिंग मानते हो उस वक्त जब सर्विस दी गई, वो देखेंगे। पूरे साल का नहीं, जिस वक्त सर्विस दी गई उस वक्त का देखेंगे। तो आपका घर मीरठ में है, लेकिन क्लास अटेंड करने आप दिल्ली आए और दिल्ली हॉस्टल में रहते हो कहीं, या पीजी लेकर रहते हो, जब क्लास चल रही है तब आप दिल्ली में रहते हो, यूजुअल प्लेस आपका वहां है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस, इवन दो इट मे नॉट बी द परमानेंट एड्रेस। यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस से परमानेंट एड्रेस का कोई मतलब नहीं। आपका फैमिली मकान मीरठ में है, मगर उससे अपने को मतलब नहीं। अभी जब मैं सर्विस दे रहा हूं, जब मैं क्लास कंडक्ट कर रहा हूं, तब आप कहां हो, दिल्ली में हो, ईदर इन अ पीजी और इन अ हॉस्टल, या क्या मालूम घर किराए से लेके रहते हो, या खरीद लिया है घर दिल्ली में, लेकिन उस वक्त तो आप दिल्ली में हो ना, तो दिल्ली मानेंगे। देन आता है लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। अब ये डेफिनेशन अपन बाद में भी देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई में, और वहां चार्ट वार्ट आपको बना के दूंगा मैं, अभी ओवरव्यू आपको लेके रखना है। सप्लायर का प्लेस क्या है देखते हैं। लोकेशन ऑफ सप्लायर मींस वेयर अ सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, द लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी रजिस्टर्ड बिजनेस प्रीमाइसेस। Where supply is made from the registered business premises, then that is the place, that is the location. Simple. Second, अब देखो वो रिसीवर जो था ना बिल्कुल उल्टा सप्लायर का है। तो मैंने सर्विस कहां से दी, मेरे रजिस्टर्ड प्रीमाइस से, तो मेरा जो रजिस्टर्ड प्रीमाइस है वो लोकेशन माना जाएगा। अगर मैंने वहां से सर्विस ना दे करके जो मेरा दूसरा फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां से सर्विस दी, तो फिर उसको मानेंगे। सिंपल। तो सेकेंड पॉइंट वही है कि where the supply is made from a place other than the place of business which is registered, that is fixed establishment elsewhere, the location of such fixed establishment. तो नागपुर में मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस, लेकिन मेरा एक फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट दिल्ली में भी है, मैंने वहां से सर्विस दी, तो दिल्ली को माना जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर। तीसरा, where a supply is made from more than one establishment. सप्लाई दो चार जगह से आ रहा है, एक जगह से नहीं है, दो चार जगह से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर मेंटेनेंस का मेरा काम है, तो मेरा मेन ऑफिस नागपुर में है रजिस्टर्ड, फिर एक दिल्ली में भी है, एक बॉम्बे में भी है, एक बैंगलोर में भी है, और आप जो हो जिसको कंप्यूटर मेंटेनेंस चाहिए वो बैंगलोर है, लेकिन बैंगलोर में जो मेरा स्टाफ है वो है, काम कर सकता है, लेकिन थोड़ा कम जा रहा है, तो मैंने बॉम्बे से 4 आदमी को भेज दिया, दिल्ली से भी 2 आदमी को भेज दिया, तो सर्विस जो दी गई वो मेरे 4 प्रीमाइसेस से दी गई, 3 से 4 प्रीमाइसेस, लेकिन मेन जो फोर्स लगा था वहां वर्कफोर्स वो बैंगलोर ऑफिस का ही था, बाकी तो सपोर्टिंग स्टाफ था जो आ गया, लेकिन मेन बैंगलोर ऑफिस का ही था, तो फिर अपन उसको देखेंगे। बैंगलोर ऑफिस विल बी कंसिडर्ड एज ए लोकेशन ऑफ सप्लाई। मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड, ये वर्ड को याद रखो, मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न जो लोकेशन है उसको मानेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, तीनों भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, लोकेशन ऑफ यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द सप्लायर, सप्लायर का जो रेसिडेंस प्लेस है उसको देखेंगे। तो बिल्कुल उल्टा है दोनों, एक दूसरे का अपोजिट। फिर डेफिनेशन मैन्युफैक्चर का दिया है। मैन्युफैक्चर मैंने आपको कई बार बीच में भी समझाया था, एक बार बीच में आया था। मैन्युफैक्चर मींस ब्रिंगिंग अ न्यू कमोडिटी इनटू एग्जिस्टेंस, तो वो लिखा है देखो, मैन्युफैक्चर मींस प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल और इनपुट्स इन एनी मैनर दैट रिजल्ट्स इन एमर्जेंस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट हैविंग अ डिस्टिंक्ट नेम, कैरेक्टर एंड यूज। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उसका। एमर्जेंस यानी न्यू product should come into existence having a separate identity, name यानी identity, characteristics should change and use, separate use हो जाना चाहिए। जैसे मैंने प्लास्टिक से पेन बना दिया, तो पहले था प्लास्टिक, अब वो बन गया पेन, नाम चेंज होंगे, तो इसको मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। उसका कैरेक्टर यूज सब अलग अलग है। प्लास्टिक तो क्या, प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, बारीक बारीक दाने होते हैं प्लास्टिक, रॉ प्लास्टिक, जब उसको हमने पिघला करके पेन का शेप दे दिया तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे।
या प्लास्टिक से मैंने कोई टॉय बना दिया, खिलौना, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। प्लास्टिक से मैंने चेयर बना दी तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे, है ना। लेकिन लकड़ी लाया, लकड़ी को काटा, लकड़ी को पीसेस में काट दिया, तो मैन्युफैक्चरिंग हुआ क्या? नहीं, क्योंकि वो छोटे पीसेस हो गए, बड़ा पीस का छोटा पीस हो गया, उसका कोई कैरेक्टर, यूज, आइडेंटिटी तो चेंज हुई ही नहीं, तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो लकड़ी को काटना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। लेकिन जो फिर लकड़ी काटी हुई है उसको हमने स्क्रू किया इस तरह से कि अब उसको एक टेबल का शेप मिल गया है, स्क्रू टुगेदर टू फॉर्म अ टेबल, तो इसको अपन मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। नाउ दिस इज मैन्युफैक्चर, बिकॉज नाउ वील नॉट कॉल इट एज लकड़ी के टुकड़े, वील कॉल इट एज अ टेबल, आइडेंटिटी बदल गई, तो ये मैन्युफैक्चरिंग है। तो नेम चेंज होना, नेम का मतलब है आइडेंटिटी, नाम से अपने को नाम से मतलब नहीं है, identity, identity of a table comes into existence. And obviously when the name changes, the character in use will automatically change. And the word manufacturer shall be construed accordingly. जो कर रहा है वो manufacturer है। फिर मार्केट वैल्यू का एक डेफिनेशन है, ये भी काम में आएगा, वैल्यूएशन के काम में आएगा बाद में, वैल्यूएशन के चैप्टर में क्या कहता है देखो, value shall mean full amount which a recipient of a supply is required to pay, full amount that the receiver is required to pay in order to obtain the goods or service or both of a like kind and quality at or about the same time and at the same commercial level where the recipient and supplier are not related. इसको मार्केट वैल्यू कहते हैं। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है देखो, वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये देखो, ये एप्पल पेंसिल इसको कहते हैं, इट्स अ पेंसिल विच यू राइट ऑन दी एप्पल आईपैड। तो ये पेंसिल मैं एक दुकान से खरीद के लाया 10,000 रुपए में। अब वो तो 10,000 रुपए में मेरे को बेच रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन इस पेंसिल का मार्केट वैल्यू क्या है ये कैसे पता चलेगा? तो अपन जाके दूसरी दुकानों में पूछेंगे ना कि भाई नॉर्मली जो एप्पल स्टोर्स है या दूसरी दुकानें हैं जहां पेंसिल मिलती है तो कितने में मिल रही है, ये अपन पता लगाएंगे, तो उसको कहेंगे मार्केट वैल्यू। तो वही डेफिनेशन दिया है, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस है। देखो क्या बोलता है पहले तो, कि लाइक गुड्स को देखना पड़ेगा। लाइक, तो ये तो इतना स्पेसिफिक आइटम है कि लाइक यानी एप्पल पेंसिल ही देखना पड़ेगा, अपन कोई दूसरी पेंसिल नहीं देख सकते। अब वो बैम्बू की भी एक पेंसिल आती है जो इसी काम की होती है, फॉर राइटिंग ऑन दी डिजिटल बोर्ड्स, लेकिन उसको नहीं देखेंगे क्योंकि उसका ब्रांड वैल्यू और एप्पल का ब्रांड वैल्यू जमीन आसमान का फर्क है ना, तो उसको नहीं देखेंगे। तो ये तो इतना स्पेसिफिक आइटम है कि वी हैव टू सी एप्पल पेंसिल ओनली। तो मार्केट में रिसर्च करेंगे कि एप्पल पेंसिल मार्केट में कितने में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अपनी नॉर्मल जो पेंसिल अपन जो पेपर पे लिखते हैं, अगर उसका एग्जांपल लें तो वो पेंसिल बहुत सारी कंपनीज बनाती है ना। तो अपन लाइक क्वालिटी, लाइक काइंड एंड क्वालिटी देखेंगे कि जो पेंसिल मेरे पास है लेड पेंसिल, तो उसी तरह की पेंसिल दूसरी जगह जो बिकती है वो कितने में बिक रही है। फिर देखेंगे सेम कमर्शियल लेवल। सेम कमर्शियल लेवल का मतलब है जैसे कि मैन्युफैक्चरर टू डीलर एक सेल होता है, दूसरा होता है डीलर टू होलसेलर, फिर होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर। ये इसको कहते हैं कमर्शियल लेवल, कौन से लेवल पे सेल हो रहा है। तो अपने को अगर अपना केस है कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं और आपको गुड्स बेच रहा हूं, आप मेरे डीलर हो, तो ये प्राइस बराबर है कि नहीं ये चेक करना है। इज दिस प्राइस द करेक्ट प्राइस? तो इसके लिए अपन मार्केट वैल्यू ढूंढने निकलेंगे। तो मार्केट वैल्यू ढूंढने के लिए क्या रिटेल शॉप में जाके देखेंगे, क्या उधर एक शॉप है रिटेल शॉप कविता किराना, उसे पूछेंगे अरे कविता भाई आप पेंसिल कितने में बेच रहे बच्चों को? अरे वो तो रिटेल सेल हो गया, इट इज नॉट ऑन द सेम कमर्शियल लेवल, तो वो नहीं देखने का। तो मैं कौन हूं? अजंता। अजंता ने पेंसिल बेचा एक डीलर को, आप
तो अगर इसमें अपने को मार्केट वैल्यू देखना है तो अपन जाकर के दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को देखेंगे जो उनके डीलर्स को बेच रहे हैं, तो कितने में बेच रहे हैं, व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो देखना पड़ेगा। तो वो कहलाता है सेम कमर्शियल लेवल। तो अगर इसका अपने को निकालना है कि इसने बराबर प्राइस पे बेचा कि नहीं, तो अपने को दूसरा जो कंपेरेबल जो देखना है वो भी मैन्युफैक्चरर जो डीलर को बेच रहा है वो ही देखना है, ये कंपेरेबल है, नॉट एनी अदर सेल, नॉट एट अ डिफरेंट कमर्शियल लेवल। समझ में? एट द सेम कमर्शियल लेवल, एट द सेम टाइम, जब मैंने बेचा उसी वक्त देखो कि दूसरे ने कितने में बेचा, सेम टाइम, सेम कमर्शियल लेवल, where the recipient and supplier are not related, यानी ये जो दूसरा अपन देख रहे हैं इसका वैल्यू निकालने के लिए मार्केट वैल्यू, तो ये दोनों लोग जो है कंपेरेबल जिसका देख रहे हैं वो दोनों रिलेटेड नहीं होने चाहिए, दे शुड नॉट बी रिलेटेड पर्सन्स। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन भी अपन नीचे आएंगी देखेंगे बाद में। तो ये मार्केट वैल्यू वैल्यूएशन के काम में आएगा, जब हम वहां जाएंगे तो वापस से पढ़ेंगे इस डेफिनेशन को, सो डोंट वरी, अभी सब दिमाग में डालते जाओ, ये सब इनपुट्स जमा कर रहे हैं, डेफिनेशन सेक्शन यानी इनपुट्स डालते जाओ डालते जाओ। फिर मिक्स सप्लाई की एक डेफिनेशन है, ये भी बड़ा काम का है, ये भी पूरा पॉइंट आएगा बाद में। मिक्स सप्लाई मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन thereof मेड इन conjunction with each other, यानी दो चीज को मिलाकर बेचना, इन सिंपल वर्ड्स, by a taxable person for a single price where such supply does not constitute a composite supply, where it does not constitute a composite supply। तो दो चार चीजों को मिलाकर बेचना, दो चार चीजों को मिलाकर बेचना, उसको अपन या तो कॉम्पोजिट सप्लाई बोल सकते हैं या मिक्स सप्लाई बोल सकते हैं। तो मिक्स सप्लाई कब बोलेंगे, जब ये कॉम्पोजिट नहीं है। तो फिर कॉम्पोजिट क्या है और मिक्स क्या है तो देखो उसका इलस्ट्रेशन दिया है, उससे आपको समझ में आएगा। अ सप्लाई ऑफ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ कैंड फूड, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक्स, ड्राई फ्रूट, एरिएटेड ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूसेस व्हेन सप्लाइड फॉर अ सिंगल प्राइस, यानी एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स में ये सब है। जैसे आजकल दिवाली गिफ्ट आता है ना, जो दिवाली गिफ्ट है हैम्पर, दिवाली गिफ्ट हैम्पर, तो उसमें जूस भी है, ड्रिंक्स भी है, ड्राई फ्रूट का एक डब्बा भी है, केक्स भी है, ये भी है, वो भी है, बहुत सारे, ये सब पूरा पैकेज बना के अपन लोगों को देते ना। सो इज अ मिक्स सप्लाई। ईच ऑफ दीज आइटम्स कैन बी सप्लाइड सेपरेटली एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो जहां एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री अगर ये चीजें नहीं है, तो उसको मिक्स सप्लाई कहा जाएगा। ये अलग अलग भी बेच सकते थे, हमने हैम्पर बना के साथ में बेचा, सो दिस इज अ मिक्स सप्लाई। तो कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है? कॉम्पोजिट सप्लाई ये होता है जहां दोनों चीज एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है और साथ में ही दी जाती है। जैसे कि वो ड्रॉपलेट्स आते हैं ना, आई ड्रॉप्स या नोज ड्रॉप्स, तो वो डब्बी एक होती है, यानी बॉटल होती है जिसमें लिक्विड होता है, और साथ में एक उसका ड्रॉपर होता है, तो साथ में पैक करके देते हैं, प्लास्टिक का एक ड्रॉपर होता है कि इसमें से आप उसको लो और ड्रॉप करो। तो ड्रॉपर एक ढक्कन, यू कैन से, एक ढक्कन भी आता है जिसमें फिर दबा के अपने को करना पड़ता है, या एक वो पूरा ड्रॉपर आता है इसमें से उसको फिल करो एंड देन यू पोर इन योर नोज और आईज एज द केस में भी, दिखाऊंगा आपने। अब ये दोनों चीज जो है ये साथ में निकाली जाती है, साथ में बेची जाती है, एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, द यूज ऑफ वन डिपेंड्स ऑन द अदर, एक दूसरे के ऊपर दोनों का डिपेंडेंस है। नहीं तो अब लिक्विड लेके क्या करोगे, पूरी बॉटल से डालोगे क्या? नहीं, तो ड्रॉपर की जरूरत है, और वो ड्रॉपर उसी के काम का है, तो उनको कहते हैं कॉम्पोजिट गुड्स। क्या कहेंगे? कॉम्पोजिट गुड्स। या दूसरा एग्जांपल, आजकल देखो, अभी सुबह सुबह भूख लगती होंगी आपको, शायद नाश्ता नहीं किया होगा, या किया भी होगा तो अच्छी बात है। हम गए होटल में, रेस्टोरेंट में, उसको बोला भैया मेरे को एक इडली पैक कर दो। अब इडली, अकेली इडली आती है क्या? नहीं, उसके साथ सांभर भी आएगा, चटनी भी आएंगी। तो क्या करेगा, एक थैली में इडली पैक करेगा, फिर एक प्लास्टिक के कंटेनर में सांभर डालेगा, उसको पैक करेगा,
ऊपर से फॉइल लगा करके रबर बैंड लगाएगा, और एक डब्बी में चटनी डालेगा, खोपरे की चटनी, उसको पैक करेगा। फिर ये तीनों चीजें एक प्लास्टिक की थैली में डालेगा या बॉक्स में, कंटेनर में, और आपको दे देगा, ये लो लाओ 65 रुपीज। तो 1 प्लेट इडली हमने पैक कराई, उसमें 3 चीजें मिली, इडली, चटनी और सांभर। तो इसको क्या बोलेंगे, मिक्स सप्लाई बोलेंगे कि कॉम्पोजिट सप्लाई बोलेंगे? कॉम्पोजिट सप्लाई। अरे वो एक ही डिश के 3 आइटम्स है ना, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, they complement each other and they are to be eaten together and they are sold together, they are sold together, they are eaten together, they are served together. तो वो है composite supply। तो composite यानी integrated, अलग अलग आइटम्स है लेकिन वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ है, उसका यूज एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। सो दैट इज composite supply। और अगर 2-4 अलग अलग चीज है, हम गए दिवाली का शॉपिंग उस पे और बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और लोगों को देंगे गिफ्ट, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स है, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, एक डब्बा हल्दीराम का आता है, बादाम, काजू, अखरोट, काजू, किशमिश वगैरह, तो कंटेनर्स है, उसमें भरा हुआ है और अच्छे से एक पैक है और 800-900 रुपए में अपने को मिलता है। सेम प्राइस, कॉम्पोजिट प्राइस सबका मिलाकर है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिक्स्ड सप्लाई, क्योंकि इसका एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी है क्या? नहीं। आप अखरोट अलग से भी बेच सकते थे, बादाम अलग से भी बिकता है, काजू अलग से भी बिकते हैं, पिस्ता अलग से भी बिकते हैं, और यहां एक डब्बे में सबको एक साथ पैक करके बेचा गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड सप्लाई। तो आया डिफरेंस समझ में, कॉम्पोजिट और मिक्स्ड। वेरी गुड। अब इसकी टैक्सेबिलिटी जब हम बाद में स्टडी करेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। इसमें क्वेश्चन क्या आने वाला है मैं बता देता हूं कि ये मिक्स्ड या कॉम्पोजिट सप्लाई जब करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके रेट्स ऑफ टैक्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। है ना, रेट्स ऑफ टैक्स अलग अलग हो सकते हैं। उसमें एक आइटम है, देखो, इट इज अल्टीमेटली नंबर ऑफ आइटम्स पुट टुगेदर, करेक्ट। अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है तो कॉम्पोजिट बोलेंगे, नहीं अलग अलग है तो मिक्स बोलेंगे। तो सवाल ये आता है कि ये 5 आइटम का अगर ये गेट टुगेदर है, उसमें से एक 2% पे चार्जेबल है, एक 5% पे, एक 10% पे, एक 12 पे, एक 18 पे, और वैल्यू एक ही है, अपन ने अलग अलग वैल्यू नहीं निकाले, अपन ने पूरे बॉक्स का सिंगल वैल्यू दिया है 800 रुपए या 60 रुपए, 80 रुपए, जो भी है, तो उस पे कौन सा रेट लगाए, ये सवाल है। पूरे वैल्यू पे कौन सा रेट लगाए, दिस इज द क्वेश्चन विच आई विल नॉट आंसर राइट नाउ, नहीं तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा, बाद में पढ़ेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, मनी। है ना, पैसा। पढ़ के एक बार छोड़ दो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम का नहीं है, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे काम का यही है, पैसा। तो देखो, मनी मीन्स इंडियन लीगल टेंडर, ये जो नोट्स लीगल है, अब वो पुराने नोट्स देखो बैन हो गए, वो लीगल नहीं है अभी, तो अभी लीगल टेंडर यानी नए वाले नोट्स, और एनी फॉरेन करेंसी भी आएंगे, विच इज अगेन द लीगल टेंडर ऑफ दिस डे। देन चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी जिसको कहते हैं, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रैवलर्स चेक्स, मनी ऑर्डर, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट recognized by the Reserve Bank of India when used as a consideration to settle an obligation or exchange with Indian legal tender, यानी डॉलर्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं रुपी में, or another denomination, but shall not include any currency that is held for its numismatic value। देखो, करेंसी जो न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के लिए है, यानी ओल्ड करेंसी, अंग्रेज के जमाने की करेंसी, पुराने जमाने की, या उसके भी पहले शाहजहां के जमाने का कॉइन आपके पास है, तो वो न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के, उसमें लिखा होगा 10 रुपए, लेकिन वो तो कोई 10 रुपए का थोड़ी है, वो एंटीक करेंसी है,
तो उसको अपन मनी की डेफिनेशन में नहीं लेंगे। ओके, और उसी को डिफाइन किया है, कोई काम का नहीं है पढ़ने का। वही है कि न्यूमिस्मेटिक वैल्यू अगर है तो उसको नहीं लेने का। फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक दिया है, ये अभी समझ में नहीं आएगा, वैसे कोशिश करता हूं। ये OIDAR जो सर्विस है उसमें ये काम में आता है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस एंड रिट्राइवल सिस्टम। ये एक सर्विस होती है, ये बहुत डिटेल में अपन बाद में स्टडी करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन means any person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or service or both, whether as principal or agent or in any other capacity, but who has no fixed place of business or residence in India. जिसका इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, फॉरेन से ये सर्विस इंडिया में देता है, तो उसको नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। ये बाद में देखेंगे अपन डिटेल में। फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोला है, मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट और अंडर दी IGST एक्ट। वो भी सिंपल है। फिर उसी में 79 भी इधर आ गया है गलती से, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मीन्स द टेरिटरी विच इज आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी। सिंपल, जो इंडिया के बाहर है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, और वो नीचे भी दिया है वैसे 279। चलो अच्छी बात। नोटिफिकेशन, अदर टेरिटरी includes territories other than these comprising in a state and those territories which are given in clause A to E of section 114। यानी जो स्टेट भी नहीं है और यूनियन टेरिटरी भी नहीं है, नॉट अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जो दोनों भी नहीं है उसको अदर टेरिटरी कहा जाता है। कोई काम का नहीं है। आउटपुट टैक्स काम का नहीं है, आउटवर्ड सप्लाई जो सप्लाई करेंगे, ये सब सिंपल सिंपल रहते हैं, ये कोई काम के नहीं रहते। पर्सन, फिर से टिक मार्क कर लो, ये काम का है। पर्सन में कौन कौन लोग आते थे, वो जैसे इनकम टैक्स में 7 पीपल आते हैं, यहां कौन कौन है? इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, then association of person or body of individuals whether incorporated or not in India or outside India, कहीं का भी हो सकता है, इंडिया या इंडिया के बाहर का, AOP, BOIs, then corporations which are established under central, state or provincial acts, and statutory corporations in short, statutory corporations, then any body corporate incorporated by or under the laws of country outside India, इन फॉरेन के जो बॉडी कॉर्पोरेट्स है, फॉरेन कंपनीज वगैरह, वो इसमें आएंगे, FCs, फॉरेन कंपनीज। ये जो कंपनी लिखा है ऊपर, ये इंडियन कंपनी होती है, और ये जो है फॉरेन कंपनीज होती है। बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉज ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आप जानते हैं। देन लोकल अथॉरिटी, देन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ, ये भी पर्सन की डेफिनेशन में है। देन सोसाइटीज, ये चैरिटेबल सोसाइटीज होती है, विच आर रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, वो भी इसमें है। फिर ट्रस्ट जो होते हैं, ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन चैरिटेबल ट्रस्ट, सब आते हैं उसमें। एंड लास्ट में आता है एनी आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन, रेसिडुअल क्लॉज है, AJP, ये इनकम टैक्स में भी देखा अपन। तो इनकम टैक्स में 7 है, यहां पे A से लेके N तक है, यानी ABCD EFGH IJKL MN, 12 13 14 14 पीपल है तो वही सब, लेकिन अलग अलग डिवाइड करके दिया है। जैसे LLP को अलग से डिवाइड कर दिया है, फिर बॉडी कॉर्पोरेट्स को अलग से डिवाइड कर दिया है। इनकम टैक्स में सब कंपनी की डेफिनेशन में आ जाते हैं, तो ऐसा है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी अलग से दी है। इनकम टैक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आती ही नहीं। फिर ट्रस्ट अलग से दिया है, सोसाइटी अलग से दिया है, तो इनकम टैक्स में भी ये सब है।
लेकिन वो एओपी की डेफिनेशन में आ जाते हैं, ट्रस्ट वगैरह यहां अलग से दिए हैं। देन प्लेस ऑफ बिजनेस, ये भी काम का डेफिनेशन है, टिक मार्क। प्लेस ऑफ बिजनेस मीन्स अ प्लेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज ऑर्डिनरीली कैरिड ऑन and includes a warehouse, a godown, or any other place where the taxable person stores his goods, supplies or receives goods or service or both. प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब है जहां से आप ऑर्डिनरीली बिजनेस करते हो, जैसे मेरा ये वाला प्लेस जहां मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, दिस इज माई रजिस्टर्ड प्लेस, दिस इज माई प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां से मैं सर्विसेज देता हूं, जहां से गुड्स बेचता हूं, या जहां पर मैं गुड्स स्टोर करता हूं, उसको भी मानेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस। वेयर हाउस, गोडाउन, या कोई भी नाम लो आप, डिपो वेयर वी स्टोर द गुड्स, और जहां से हम सप्लाई करते हैं या जहां हम रिसीव करते हैं, तो वो सारे प्लेस ऑफ बिजनेस माने जाएंगे। देन प्लेस वेयर द टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, जहां हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखते हैं, उसको भी प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। एंड प्लेस वेयर द टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज्ड इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, यानी हमारा एजेंट जहां से बैठ करके बिजनेस करता है, उसको भी हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। एजेंट्स प्लेस इज ऑल्सो प्लेस ऑफ बिजनेस। सिंपल डेफिनेशन। और लिखता है द इंक्लूसिव नेचर ऑफ द डेफिनेशन, इंक्लूड्स है ना, तो इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है। इंडिकेट्स दैट द प्लेस और लोकेशन लिस्टेड इन द डेफिनेशन आर इलस्ट्रेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी डेफिनेशन जो इंक्लूसिव होती है, which starts with the word includes, तो ये जो है तीनों पॉइंट ये इलस्ट्रेटिव होते हैं, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। इसके अलावा भी कोई प्लेस हो सकता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट इफ इट इज यूज्ड टू कैरी ऑन योर प्लेस, कैरी ऑन योर बिजनेस, इट विल बी कॉल्ड एज प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे हमारे लिए क्लासेस, क्लासेस क्या हो जाएंगे, प्लेस ऑफ बिजनेस। तो बहुत वाइड डेफिनेशन है और इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। Therefore, place of business should be understood as a term that is specific to each taxable person. अलग अलग नेचर के बिजनेस है, तो नेचर को देखते हुए अपने को देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ बिजनेस। रेस्टोरेंट के लिए डेफिनेशन लगेगा क्या, फ्रॉम वेयर द गुड्स आर सोल्ड, तो सेल तो होता ही नहीं, वहां तो सर्विस होती। तो रेस्टोरेंट के लिए जो रेस्टोरेंट है वो प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया। फिर वो हाथ ठेले वाले लोग हैं जो वो फूड लेके आते हैं फिर बेचते ठेले, पानी पूरी का ठेला, तो वो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया। तो इट इज अ वेरी वाइड डेफिनेशन। Then say in the case of a company having operations across 10 cities in 2 states, the set of cities being the place of business for one state would be mutually exclusive from that of the other state. वो भी है, ये मैंने पहले भी आपको समझाया। Then below are other implications. Registration of such places as additional places of business. ये कुछ implications है, ये अपन बाद में आएंगा। Registration बाद में पढ़ेंगे अपन, Invoicing बाद में देखेंगे, Accounts बाद में देखेंगे। तो उससे रिलेवेंट ये पॉइंट्स है जो अभी आप पढ़ लो, इसके जो रूल्स एक्चुअल में या सेक्शंस है ये अपन बाद में देखेंगे। तो उसमें लिखा है ऑल्दो देयर इज एन नो एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट अंडर लॉ टू डिक्लेयर ऑल प्लेसेस ऑफ बिजनेस एज एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, दिस वुड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन प्लेसेस ऑफ बिजनेस। क्योंकि जब हम भेजते हैं कोई गुड्स तो उसका जो इनवॉइसिंग होता है, इनवॉइस में सब लिखना पड़ता है। तो इसलिए अगर अपन ने रजिस्ट्रेशन में मेंशन कर दिया है कि हमारे और भी प्लेसेस ऑफ बिजनेस है तो अच्छा होता है। हालांकि कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लिखना अच्छा होता है रजिस्ट्रेशन के अंदर कि ये मेरा मेन प्लेस है और ये मेरे अदर प्लेसेस है। तो अगर आप लिख दोगे तो इट इज गुड फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। और फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस टू एनी ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस which can be supported with the delivery challan, the details of which would form part of the वे बिल। ये वे बिल क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको बाद में। Then maintenance of separate accounts in relation to each place of business such as details of production, manufacture, inward, outward supply, stock records, input tax credit, output tax credit and paid, payable and paid। तो ये सब अकाउंटिंग सेपरेट करना पड़ता है फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस। एंड डिपार्टमेंटल ऑडिट में भी काम में आएगा। तो इसलिए अगर हम लिख दें इसको रजिस्ट्रेशन के वक्त, जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमारा जो मेन प्लेस है जिसको हम रजिस्टर करेंगे, जहां से हम टैक्स पेमेंट करते हैं,
और अगर हमारे दूसरे भी प्लेसेस है तो उसको लिखना अच्छा होता है, ऐसा मेंशन किया है। तो वहां ऑडिट में काम में आएगा, अकाउंटिंग के काम में आएगा। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई बोला है तो वहां कुछ नहीं लिखा है, प्लेस ऑफ सप्लाई एज रिफर्ड टू इन चैप्टर 5, तो ये अपने को डिटेल में देखना है। प्रिस्क्राइब का कोई मतलब नहीं है, मींस प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स। प्रिंसिपल का एक डेफिनेशन है, प्रिंसिपल एजेंट जो रिलेशनशिप होता है, तो वहां उसके लिए है कि प्रिंसिपल इज अ पर्सन हु गेट्स द जॉब डन बाय हिज एजेंट। तो लिखा है मींस अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ द एजेंट कैरीज ऑन द बिजनेस। फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये भी अभी कोई काम का नहीं है। प्रिंसिपल सप्लाई, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है बहुत टेक्निकल एक लाइन का है, जो अपन जहां पे रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो रजिस्ट्रेशन जिसके नाम से होगा वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाता है, और बाकी जो अपने प्लेसेस है उसको अदर प्लेसेस कहते हैं। Then principal supply means the supply of goods or service which constitutes predominant element of composite supply and to which any other supply forming part of the composite supply is ancillary। ये जो मैंने एग्जांपल दिया था कि दवाई और उसके साथ में ड्रॉपर, लिक्विड जो दवाई है और ड्रॉपर का एग्जांपल दिया था कॉम्पोजिट सप्लाई में अभी थोड़ी देर पहले। तो उसमें प्रिडोमिनेंट सप्लाई क्या है, एलिमेंट किसका है, दवाई का। द मेडिसिन is the prominent and the dropper is subsidiary, is ancillary। तो principal supply किसको कहेंगे, the liquid, the medicine। Similarly उसमें भी रहता है इंक, पेन में डालने की जो इंक आती है, तो इंक होता है और ड्रॉपर होता है। तो ड्रॉपर मेन है कि इंक मेन है, इंक मेन है ना, तो प्रिंसिपल सप्लाई किसको बोलेंगे, इंक। फिर प्रॉपर ऑफिसर का कोई मतलब नहीं है। फिर रेसिपिएंट का एक डेफिनेशन है, ये पढ़ने का है। सप्लायर होता है और रेसिपिएंट होता है, दो लोग होते हैं, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस एंड रेसिपिएंट ऑफ गुड्स सर्विस। तो रेसिपिएंट में कौन कौन आता है, ये भी जनरल नॉलेज क्या है, एक बार पढ़ के अच्छे से रखना है। तो देखो रेसिपिएंट में कौन कौन आता है। वेयर कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर द सप्लाई, अगर कंसिडरेशन है, पहला पॉइंट अंडरलाइन करो, वेयर कंसिडरेशन इज पेएबल, कंसिडरेशन अगर है, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ, द पर्सन हु इज लायबल टू पे दैट कंसिडरेशन, जिसकी लायबिलिटी है वो रेसिपिएंट, वन हु इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन। जैसे आपने मेरे से डीवीडी खरीदा तो आप लायबल है कंसिडरेशन देने के लिए, फ्री में तो नहीं दे रहा मैं, यू आर लायबल, सो यू आर द रेसिपिएंट of service। Number 2, where no consideration is payable, फुकट में कोई समोसे खिला रहा है फुकट में खिला रहा है, आज उसकी मर्जी है, उसका बर्थडे है, तो वो 2000 समोसे लेके खड़ा हो गया रास्ते पे और जिसको चाहे वो दे रहा है। अब देखो, where no consideration is payable for the supply of goods, गुड्स को अंडरलाइन करो, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। अब नो कंसिडरेशन में दो अलग अलग पॉइंट है, गुड्स के लिए अलग है, सर्विस के लिए अलग है, बी एंड सी, लेकिन कंसिडरेशन में दोनों एक साथ है, गुड्स एंड सर्विस। ये पॉइंट भी आप मार्क करते जाना है, जहां जहां भी हम सब चीजें पढ़ेंगे, डेफिनेशंस एंड बाद में जो एक्चुअल सेक्शंस चालू होंगे, तो कोई कोई सेक्शन सिर्फ गुड्स को लगते हैं, कोई कोई सिर्फ सर्विस के लिए है, और कोई गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए होते हैं। तो ये मार्क करना दिमाग में बहुत जरूरी है, ये तो एग्जाम में कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन सर्विस पे आएगा और आप गुड्स का लिख के आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, तो कौन से रूल सिर्फ गुड्स को लगते हैं, कौन से रूल सिर्फ सर्विस को लगते हैं, और कौन से दोनों को लगते हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो पहला जो पॉइंट है फॉर कंसिडरेशन, ये दोनों का सेम है, फॉर गुड्स एंड सर्विस। तो उसमें क्या बोला है, जो लायबल है, वन हु इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन इज द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। अब नो कंसिडरेशन में देखो अलग अलग है, तो लेट्स सी। पहला देखते हैं गुड्स के लिए, क्लॉज बी क्या कहता है, वेयर नो कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, द पर्सन टू whom the goods are delivered, underline delivered,
or made available, or to whom possession or use of the goods is given or made available. मैंने समोसा जिसको दिया, तो मिस्टर एंड मिसेस मखीजा वहां से जा रहे थे स्कूटर पे, उन्होंने देखा भीड़ लगी है यहाँ, भाई क्या है, भीड़ क्यों लगी है? तो अपने हिंदुस्तान में एक कॉन्सेप्ट है, मालूम है, जहां भीड़ दिखते ना वहां सब लोग रुक के देखते हैं, कोई भी सीधा जाएगा नहीं, अरे जाने दो, कोई भी इग्नोर नहीं करता है ना, सही बात है ना मेरी? भीड़ दिखी 10-12 लोग खड़े, सब रुक जाएंगे, अरे क्या मिल रहा है, कुत्तू भी है, चलो देखते हैं। तो मिस्टर मखीजा एंड मिसेस मखीजा जा रहे थे, मैं समोसे बांट रहा था फ्री में, वो रुक गए वहां, थोड़ा सा आगे गए, मिसेस मखीजा ने बोला अरे ठहरो तो सही, कुछ है हो रहा है, मैं देख के आती हूँ। तो मखीजा ने बाजू में गाड़ी लगाई, मिसेस मखीजा उतर के आई, धीरे धीरे देखते हुए क्या है क्या है, लोगों को पूछा क्या हो रहा है, बोले समोसे मिल रहे। अच्छा समोसे मिल रहे, कितने में? फ्री में। फ्री में मिल रहे, हट हट हट, मेरे को जान दे अंदर। फटाफट हटा के आंटी अंदर आ गई, लाओ लाओ समोसे दो मेरे सामने। मैंने 4 समोसे उठाए, दे दिए उनको। तो किसको दिए मैंने? मिसेस मखीजा को। तो रिसिपिएंट ऑफ गुड्स कौन मानी जाएंगी? मिसेस मखीजा। टू होम द गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल। अभी जो 2 वर्ड है, डिलीवर्ड यानी दे दिया, मेड अवेलेबल यानी कि दिया है, जैसे कुछ काम करने के लिए है या जो भी है, तो मेड अवेलेबल। और टू होम पोजेशन और यूज इज गिवन। मान लो मैं कार दे रहा हूं चलाने के लिए, बेचने, फ्री में नहीं दे रहा, फॉर अराउंड 3 घंटे के लिए मैं फ्री में दे रहा हूं कार। मैंने नई कार लॉन्च की है विद द नेम ऑफ यो कार्स, नई कार, बैटरी ऑपरेटेड कार्स है, और हम लोगों को देना चाहते हैं कि भाई आप ले जाओ 3 घंटे फ्री यूज करो, अपने आप को सेटिस्फाई कर लो अबाउट द यूज ऑफ द कार, हाईवे पे चलाओ, रास्ते पे चलाओ, गलियों में चलाओ, जहां भी चलाने चला के वापस लेके आओ। तो वहां पोजेशन देखेंगे, टू होम द पोजेशन इज गिवन। ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि व्हेन नो कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस में देखते हैं, देन द पर्सन टू होम द सर्विस इज रेंडर्ड, जिसको मैंने सर्विस दिया। जैसे अपन ने सलून, पार्लर, पार्लर सलून ये पुराने वर्ड हो गए, आजकल क्या है, स्पा, नया स्पा खोला और वहां पे लोग आए अपने बाल कटवाने के लिए, तो हमने उनके बाल फ्री में काट के दिए, फेस मसाज फ्री में करके दिया। आज इनॉग्यूरल डे है ना, तो थोड़ा बहुत सर्विसेज फ्री में देंगे, तो फ्री में दिया। तो जिसको सर्विस दिया वो हो गया रेसिपिएंट। तो मिस्टर एंड मिसेस खुराना आए हमारे पार्लर में, मैंने बाल किसे काटे? मिस्टर खुराना के, तो रेसिपिएंट कौन हुआ? मिस्टर खुराना। फेस मसाज किया किसका? मिसेस खुराना का, तो सर्विस रेसिपिएंट कौन हुआ? मिसेस खुराना, जिसको सर्विस दी। And any reference to a person to whom a supply is made shall be construed as the reference to the recipient of the supply and shall include an agent acting as such on behalf of the recipient in relation to goods or service or both supplied. तो ये बात का जो पॉइंट है कॉमन है फिर दोनों के लिए। shall include, यहां से जो है ना shall include से ब्रैकेट डाल दो, ये कॉमन बी और सी दोनों के लिए। एजेंट को अगर हमने सर्विस दी या उसको कुछ दिए तो वो प्रिंसिपल को दिए ऐसा माना जाएगा, सिंपल। एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट, तो एजेंट को देंगे, लेकिन बाल काटने में कोई एजेंट नहीं होता। एजेंट आएगा कि मेरे बॉस के बाल काट दो, तो मेरे बाल काट दो तो बॉस के बाल काट दिया ऐसा माना जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन कुछ केसेस में होता है, जैसे लोन लेने के लिए आया तो लोन सर्विस दे रहा हूं, बैंक हूं, आई एम गिविंग सर्विस। डीडी बनाना है तो डीडी बनाना है तो उसी आदमी को आना चाहिए, ऐसे थोड़ी है, उसका एजेंट भी आ सकता है डीडी बनवाने अपने बॉस के लिए, तो वहां पे एजेंट हो सकता है। लेकिन बाल कटाने के लिए एजेंट नहीं आ सकता। फिर रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब जो रजिस्टर्ड है, who is registered under section 25 but does not include a person having a unique identity number। ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में समझ में आएगा, अभी कुछ नहीं समझेगा, छोड़ दो इसको अभी के लिए। रेगुलेशंस क्या होते हैं जो बोर्ड बनाता है, छोड़ दो अभी इसको। रिमूवल का मतलब क्या है समझो, इसको टिक कर दो, रिमूवल। इन रिलेशन टू गुड्स
अंडरलाइन करो गुड्स. रिमूवल ऑफ गुड्स मीन्स dispatch of goods for delivery by the supplier thereof or by any other person acting on behalf of the supplier, यानी agent. any other person यानी agent. तो मैं dispatch करूं या मेरे agent dispatch करे, तो dispatch का मतलब है removal. dispatch, underline the word dispatch for delivery. सिंपल. मेरी दुकान से मैंने गुड्स को डिस्पैच किया, तो डिस्पैच, या जैसे मैं डीवीडी को डिस्पैच करता हूं, मेरे जगह से डिस्पैच हुआ, कुरियर को दे दिया, सो दैट विल बी कॉल्ड एज रिमूवल. या फिर कलेक्शन ऑफ गुड्स बाय द रेसिपिएंट देयरऑफ और बाय एनी पर्सन एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट, यानी उसका एजेंट, रेसिपिएंट का एजेंट. आप मेरे प्रीमाइस में आके डीवीडी खुद कलेक्ट करते हो, तो जैसे ही आपने कलेक्ट कर दिया, मैंने आपको हाथ में दिया, तो डिस्पैच हो गया. या दुकान में गए, आप गुड्स को कलेक्ट कर लेते हो, है ना, पेमेंट किए, कलेक्ट हो गया, तो कलेक्शन इज डिस्पैच. या आप अपने घर पे बैठे हो, मैं कुरियर से भेज रहा हूं, तो मैंने कुरियर को हैंड ओवर किया, दैट इज डिस्पैच. सिंपलेस्ट डेफिनेशन. फिर रिटर्न. Return means any return prescribed or otherwise required to be furnished by or under the act or rules made thereunder. इसका पूरा चैप्टर देखेंगे अपन. बहुत सारे रिटर्न्स है जिसमें पूरी दुनिया हैरान है, पूरा इंडिया परेशान है कि रिटर्न कौन सा कब कैसे भरना है, ये अपन देखेंगे. फिर रिवर्स चार्ज एक होता है जो मैंने आपको ब्रीफ में समझाया था, ये बाद में डिटेल में देखेंगे, अभी देखने की जरूरत नहीं है. जहां पे रिसीवर को सर्विस प्रोवाइडर माना जाता है. मैं सर्विस आपको दे रहा हूं, लेकिन ऐसा मानेंगे कि आपने ही सर्विस दी है अपने आप को और आपको ही टैक्स गवर्नमेंट को भरना है, तो उसको रिवर्स चार्ज कहते हैं. ये अपन पढ़ेंगे बाद में डिटेल में. रिविजनल अथॉरिटी कोई काम का नहीं है. शेड्यूल कोई काम का नहीं है. सिक्योरिटीज यानी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज काम का नहीं है. फिर आता है सेक्शन 2 क्लॉज 102, दैट इज सर्विसेज. सर्विसेज में देखो क्या लिखा है. इट मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स. तो इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है कि जो भी चीज गुड्स नहीं है वो सर्विस है. ओके, तो गुड्स यानी अपन सब जानते हैं कि वैसे डेफिनेशन देखा हमने, लेकिन गुड्स यानी कोई भी चीज, जैसे मेरे हाथ में पेन है तो ये गुड्स है. लेकिन सर्विस क्या है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, वो क्या हो गया, सर्विस, क्योंकि वो गुड्स नहीं है. लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजों को एक्सक्लूड किया गया है, तो वो क्या है. देखो, गुड्स तो एक्सक्लूडेड है, तो मैं क्रॉस डाल देता हूँ, गुड्स इज नॉट अ सर्विस. देन मनी, मनी इज नॉट अ सर्विस. तो मैंने आपको पैसे दिए, आपसे पैसे लिए, तो पैसे दिए लिए ऐसे ही दोस्ती में दिए और लिए, तो वो कोई सर्विस नहीं है, तो मनी इज नॉट सर्विस. सिक्योरिटी इज ऑल्सो नॉट अ सर्विस. तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन जो है, जैसे मैंने आपको सिक्योरिटी दिया या सिक्योरिटी लिया, बेचा लिया जो भी है, या गिफ्ट दिया गिफ्ट लिया, तो वो भी सर्विस नहीं है. बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी. एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, जैसे बैंकिंग हो गया, तो बैंकिंग जो है वो सर्विस है. सिर्फ पैसे का लेन देन सर्विस नहीं है, पैसा बाई इटसेल्फ सर्विस नहीं है, लेकिन पैसे से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे बैंकिंग हो गया, या उसका कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड. कन्वर्जन यानी जैसे मेरे पास डॉलर्स है, मैंने उसको रुपीज़ में कन्वर्ट किए, रुपीज़ से डॉलर्स में, तो जो एजेंसी होती है ना जो कन्वर्ट करती है, वो सर्विस है. कन्वर्जन इज सर्विस. फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन, यानी वही डॉलर्स को रुपीज़, रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट करना, या डिनोमिनेशन को भी कन्वर्ट करना. फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड, जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज होता है. जैसे कि अपन बैंक में गए, बैंक से लोन लिया, तो बैंक लोन देने के लिए प्रोसेसिंग फीस लेती है ना, सेपरेट कमीशन लेती है, कमीशन होता है, प्रोसेसिंग फीस होती है. क्रेडिट कार्ड अपन ने लिया, उसको यूज़ किया, तो क्रेडिट कार्ड में अगर डिले कर दिया तो उसका बैंक पेनल्टी लगा देता है. तो ये सब कंसिडरेशन के उसमें आते हैं. तो अगर कंसिडरेशन लिया गया, चाहे वो फीस के नाम से हो या कमीशन के नाम से हो, तो वो फिर सर्विस माना जाएगा. ओके, और उसी में एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड
that the expression services includes facilitating or arranging transactions in securities. Facilitating और arranging transactions in securities जो है वो सर्विस माना जाएगा. तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है ब्रोकर्स. तो जो ब्रोकर्स है ना, जो अपना सेल या परचेज करवा के देते हैं तो उसका ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, तो वो सर्विस में आएगा, उस पर जीएसटी लगेगा. लेकिन जो मैंने सिक्योरिटी बेचा, शेयर ट्रेडिंग किया, वो अपन इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, उस पर एसटीटी लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा. मैंने 50,000 में बेचा, 80,000 में ख़रीदा, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. सिक्योरिटी का ख़रीदना बेचना वो ना तो गुड्स है ना सर्विस है. लेकिन ब्रोकर लोग जो हमको सर्विस देते हैं, फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शंस, वो सर्विस में आएगा. ओके. देन स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर. वो कोई काम का नहीं है. स्टेट टैक्स मीन्स द टैक्स लेवीड अंडर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट यानी एसजीएसटी, उसको स्टेट टैक्स बोलेंगे. सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स, ये वर्ड्स यूज होंगे. सेंट्रल टैक्स मीन्स सीजीएसटी, स्टेट टैक्स मीन्स एसजीएसटी. सप्लायर का डेफिनेशन है, जो सप्लाई करता है वो सप्लायर है. एंड इंक्लूड्स एन एजेंट. टैक्स पीरियड यानी जो रिटर्न का पीरियड होता है उसको टैक्स पीरियड बोलते हैं. जिसका रिटर्न अपन फाइल करते हैं, जैसे मंथली रिटर्न है तो मंथ विल बी कॉल्ड एज टैक्स पीरियड. फिर टैक्सेबल पर्सन यानी जो 22 और 24 में डिफाइंड है, देखेंगे अपन. टैक्सेबल सप्लाई यानी जो टैक्सेबल है, जिसपे लेवी होता है टैक्स का, उसको टैक्सेबल सप्लाई कहेंगे. टैक्सेबल टेरिटरी यानी इंडिया. फिर एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का डेफिनेशन है, वो कोई काम का नहीं है. टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी यानी एक स्टेट में जितना अपना टोटल सेल होगा या टोटल सप्लाई, उसको टर्नओवर कहेंगे. जो कि स्टेट वाइज निकालना है या यूनियन टेरिटरी वाइज निकालना है, क्योंकि हर स्टेट का टैक्स अलग अलग लगेगा. तो वो भी कोई टेक्निकली कोई काम का नहीं है. टर्नओवर का एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन देखा ही था अपन ने. देन यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस. हाँ, ये एक देख लो, यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस एक डेफिनेशन हमने आगे देखा था ना. रिसीवर का प्लेस क्या है, तो उसमें आया था चौथे पॉइंट में यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस. तो वो क्या होता है देखो. इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल वेरी ऑर्डिनरीली रिसाइड्स. इंडिविजुअल के केस में जहां आप रहते हो, और कंपनी वगैरह के केस में, कंपनी फर्म है तो उसमें रेसिडेंस क्या देखेंगे. तो उसमें लिखा है वेयर द पर्सन इज इनकॉर्पोरेटेड. कंपनी के केस में जहां उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, और अदरवाइज लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड यानी रजिस्टर्ड, जहां पे उसका लीगल कॉन्स्टिट्यूशन है. जैसे ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन, तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है वो देखेंगे. यूनियन टेरिटरी तो अपन देख ही चुके हैं. यूनियन टेरिटरी टैक्स का मतलब है यूटीजीएसटी. फिर वैलिड रिटर्न यानी जो रिटर्न आपने सबमिट किया है, और जहां पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो रहता है वो फुल्ली पेड है, तो उसको वैलिड रिटर्न बोलेंगे. अगर पेमेंट के बिना रिटर्न भरोगे तो उसको वैलिड रिटर्न नहीं कहा जाएगा. फिर वाउचर का एक डेफिनेशन है. वाउचर यानी कि इंस्ट्रूमेंट वेयर देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट इट एज कंसिडरेशन और पार्ट कंसिडरेशन फॉर अ वैल्यू फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, and where the goods or service or both to be supplied or the identities of their potential suppliers are either indicated on the instrument itself or related documentation, including the terms and conditions of use of such instrument. कुछ समझ में आया? नहीं आया. तो वाउचर क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे मैं गुड्स आपको दूंगा. जैसे मैं आपको किराए से दे रहा हूं, तो एक डॉक्यूमेंट बनेगा ना जिसके बेसिस पे आपको मैं गुड्स दूंगा कि ठीक है आप इसको यूज करो, फिर वापस कर देना. तो उसको वाउचर्स कहते हैं. The voucher means an instrument where there is an obligation to accept it as consideration or part consideration for supply of goods. तो आप उसमें लिख के दोगे कि yes, I agree to use these goods and to pay you later. तो उसको vouchers कहते हैं. अभी नहीं समझ में आएंगे, बाद में समझ में आएंगे. वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी अपन बाद में देखेंगे.
और लास्ट में लिखा है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट बट डिफाइंड इन आईजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी में अगर कोई चीज का डेफिनेशन है जो इस सीजीएसटी एक्ट में नहीं है या फिर यूनियन टेरिटरी एक्ट में है तो फिर उसको भी यूज किया जा सकता है। शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू देम इन दोज एक्ट्स। तो ऐसे कुछ वर्ड्स है जो सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन नहीं है लेकिन यूटीजीएसटी में है या आईजीएसटी में है, तो फिर वहां जो डेफिनेशन दिया है उसको यहां भी यूज किया जाएगा। तो वो कुछ डेफिनेशंस है जो अपन देखते, देखो आईजीएसटी एक्ट के कुछ डेफिनेशंस। वो देखते हैं, 4-5 ही है, ज्यादा नहीं है, फटाफट देख लेते हैं। अब आप भी इम्पेशेंट होते होंगे कि कब हम मेन लॉ शुरू करेंगे, है ना, तो बस थोड़ी देर की बात है। और उसके बाद एक और छोटा सा चैप्टर आएगा ऑफिसर्स, 2-3 सेक्शन है, वो देख लेंगे, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है। फिर चालू होगा द रियल जीएसटी लॉ। तो बेताबी से इंतजार करें आप लोग और 1-8 घंटे का। कंटिन्यूअस जर्नी means a journey for which a single or more than one ticket or invoice is issued. सिंगल भी हो सकता है या more than one भी हो सकता है। ticket or invoice is issued, ticket or invoice is issued at the same time either by a single supplier of service or through an agent acting on behalf of more than one supplier, and which involves no stopover between any of the legs of the journey for which one or more separate tickets or invoices are issued. For the purpose of this clause, stopover means a place where a passenger can disembark, यानी उतर सकता है, either to transfer to another conveyance or break his journey for a certain period in order to resume it at a later point of time. कुछ समझ में नहीं आया? बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं जा रहा हूं, ये देखो, ये जो इसका यूज कहाँ होगा पहले वो समझ लो। कंटिन्यूअस जर्नी का जो यूज है ये एयर ट्रैवल में है। तो जो सर्विस अपने को एयरलाइंस देती है, ट्रैवलिंग सर्विस, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस कहते हैं उसको। तो अपन ने एक एयरलाइन का टिकट बुक किया, मेरे को जाना है नागपुर से दिल्ली क्लास लेने, तो मैंने टिकट बुक किया, तो नागपुर से दिल्ली का टिकट मिलेगा, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस जर्नी। यहां से मैं बैठूंगा, एम्बार्क्स एंड डिसएम्बार्क्स, ये 2 वर्ड आते हैं। एम्बार्क यानी कि जहां मैं बैठूंगा प्लेन में, डिसएम्बार्क यानी जहां प्लेन से अपन उतरेंगे, विल गेट आउट ऑफ द प्लेन, दैट इज डिसएम्बार्क। एम्बार्क यानी जहां से अपन चढ़ेंगे प्लेन पे, डिसएम्बार्क यानी जहां से अपन उतरेंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब ये फ्लाइट यहां से नागपुर से जाएंगे दिल्ली, तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस जर्नी। सिंपल एग्जांपल, यहां से उड़ेंगे वहां उतरेंगे। दूसरा एग्जांपल कि हुआ क्या कि नागपुर से मेरे को जाना है चेन्नई, बट देयर इज नो डायरेक्ट फ्लाइट, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है जो नागपुर से उड़े और चेन्नई में उतरे। तो मेरे को यहां से जाना पड़ेगा बॉम्बे या बेंगलोर और वहां से चेन्नई का फ्लाइट लेना पड़ेगा। तो मैंने इंडिगो का फ्लाइट बुक किया। इंडिगो ऑपरेट्स नागपुर, बेंगलोर, बेंगलोर, चेन्नई। बेंगलोर में मुझे फ्लाइट चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहां भी 2 बातें होती है, एक तो फ्लाइट सेम चलेगी, यानी मेरे को फ्लाइट जो फ्लाइट में मैं बेंगलोर गया वहां से उतरने की जरूरत नहीं है, उसी फ्लाइट में से कुछ लोग उतर जाएंगे जो बेंगलोर में उतरने वाले हैं, बाकी जिनको चेन्नई जाना है वो फ्लाइट पे आएंगे और वही फ्लाइट सेम प्लेन वहां से उड़ेगा, तो अपन बैठे रहेंगे, आराम करेंगे प्लेन के अंदर, वहां से अब वो उड़ के कहां जाएगा, चेन्नई। एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो फ्लाइट वहां टर्मिनेट हो गई, वो फ्लाइट बेंगलोर तक ही जाती है, तो प्लेन से अपने को उतरना पड़ेगा, एयरपोर्ट पे 1-2 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, फिर 2 घंटे के बाद और एक फ्लाइट है उस पे जाना पड़ेगा और वो अपन को लेके जाएगा चेन्नई। तो मेरे को बीच में उतरने का सवाल है, मेरे को उतरना पड़ेगा एंड देन आई हैव टू कैच अनदर प्लेन
एंड देन गो टू चेन्नई। तो इसको कंटिन्यूअस जर्नी कहेंगे क्या, या टू सेपरेट जर्नीज कहेंगे? ये सवाल पैदा हुआ। तो क्या बोलता है देखो, अब पढ़ो, अब समझ में आएंगे। कंटिन्यूअस जर्नी मीन्स अ जर्नी फॉर विच अ सिंगल टिकट इज इशूड। तो यहां मेरे को सिंगल टिकट मिला है क्या? यस। इसको मल्टीपल वो कहते हैं हम, यानी एक ही टिकट में ये लेग्स। अब नागपुर बेंगलोर एक लेग हुआ, इसको एक लेग बोलते हैं, ठीक है, एक लेग नागपुर बेंगलोर। और बेंगलोर चेन्नई सेकेंड लेग ऑफ द जर्नी होगा। तो फर्स्ट लेग नागपुर बेंगलोर, देन बेंगलोर चेन्नई इज सेकेंड लेग। वैसे इंटरनेशनल में भी होता है। तो आप देखो, पढ़ो इसको, सिंगल टिकट इज इशूड, या फिर मोर देन वन टिकट भी हो सकती है। या तो एक टिकट, मेरे को ये लेग का एक टिकट और अगले लेग का अलग टिकट भी मिल सकता है। दो भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकता है, उससे कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इसलिए बोला है सिंगल टिकट भी हो सकती है या मोर देन वन टिकट भी हो सकती है, या इनवॉइस इज इशूड, मगर एट द सेम टाइम पे होना चाहिए। क्योंकि मैंने तो पूरा लेग बुक किया ना, तो मेरे को एक टिकट बना के देगा, या हो सकता है दो भी टिकट बना के दे, लेकिन सेम टाइम पे बना के दिया, ये इंपॉर्टेंट है, सेम टाइम पे बना के दिया। ईदर बाय अ सिंगल सप्लायर, जैसे दोनों फ्लाइट इंडिगो की है, सिंगल सप्लायर है, दोनों इंडिगो की फ्लाइट ऑफ सर्विस, और थ्रू एन एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मोर देन वन सप्लायर ऑफ सर्विस। मोर देन वन सप्लायर भी हो सकते हैं, सिंगल सप्लायर भी हो सकता है, यानी दोनों लेग इंडिगो ही ऑपरेट करेगा। या कभी कभी क्या होता है, खास करके इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, कि इनका कोड शेयर होता है। मालूम है आपको कोड शेयर? कोड शेयर में क्या होता है कि जैसे इंडियन एयरलाइंस है अपना एयर इंडिया बहुत सारी जगह पे प्लेन ऑपरेट करता है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में एयर इंडिया के खुद के प्लेन नहीं चलते। अब एक कंपनी कितने प्लेन चालू करेगा, कितने प्लेन में इन्वेस्ट करेगा? और कुछ कुछ सेक्टर्स में क्या होता है कि जो जाने वाली पब्लिक है वो कम रहती है, और अगर उसमें जैसे फॉर एग्जांपल कि अपने को ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो एयर इंडिया अगर अपना फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया रन करेगा तो क्या होगा कि एयर इंडिया भी करेगा, श्रीलंकन एयरलाइंस भी कर रहा है, मलेशियन भी कर रहा है, सिंगापुर एयरलाइंस भी कर रहा है, बहुत सारे एयरलाइंस है जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रन करेंगे प्लेन्स। प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर यहां से टोटल पॉपुलेशन जो जाने वाली है, जैसे बॉम्बे से रोज 300 लोग ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करते हैं ऑन एन एवरेज, अगर ये एयरलाइन इंडस्ट्री को मालूम है 300 लोग करते हैं, और अगर 5 कंपनीज अपने प्लेन्स रन करेगी तो सब में डिवाइड हो जाएंगे लोग, किसी में 100, किसी में 500 बोल दो 50, किसी में 30, किसी में 10 ऐसे कस्टमर्स मिलेंगे। टोटली तो 300 ट्रैवल कर रहे हैं और 5 सप्लायर्स है, तो ऑन एन एवरेज सबको 60 पैसेंजर्स मिलेंगे। लेकिन फ्लाइट की कैपेसिटी तो ज्यादा होती है, 250, 300, 400 की कैपेसिटी के फ्लाइट्स होते हैं, बड़े फ्लाइट, छोटे फ्लाइट। तो किसी को भी पूरा जो सीट्स है वो फुल नहीं होंगी, लॉस में चलेंगे। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि दे डोंट रन देयर सेपरेट एयरक्राफ्ट्स। आपको जब आप बुक करने जाओगे तो आपको दिखेगा कि इंडियन एयरलाइंस भी रन कर रहा है, श्रीलंकन भी रन कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन कैथे पैसिफिक है वो भी रन कर रहा है, सब कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में फ्लाइट्स जो है वो 2-3 ही चलती है, 2 ही फ्लाइट चलेगी। तो कैसे? इनका कोड शेयर होता है। तो कोड शेयर कैसे कि इंडिया से मलेशिया तक इंडियन एयरलाइंस का प्लेन ऑपरेट होगा, फिर मलेशिया से ऑस्ट्रेलिया यानी कि सिडनी जो फ्लाइट रन होगा वो दूसरी कंपनी का होगा, इंडियन एयरलाइंस का नहीं होगा। तो एयर इंडिया का फ्लाइट आधे तक लेके जाएगा, फिर वहां से कोई दूसरे फ्लाइट पे पकड़ो वो आपको आगे लेके जाएगा। लेकिन ये पूरा टिकट जो है वो इंडियन एयरलाइंस ही बुक करके देगा, लेकिन जो टिकट्स इशू होंगे वो अलग अलग कंपनी के होंगे। आप पैसे दे दो 80,000 का, वो आपको कोड करेगा 80,000 इज द प्राइस। आपको जाना है ना सिडनी, मुंबई सिडनी 80,000, लेकिन आधा एक प्लेन रन करेगा और आधा दूसरा प्लेन रन करेगा दूसरी कंपनी का। तो ये दोनों का टाई अप होता है, तो उसको कोड शेयर कहते हैं, कोड शेयर। तो फ्लाइट ऑपरेटर्स अलग अलग रहेंगे, तो इसलिए लिखा है देखो कि जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो अलग अलग भी हो सकते हैं, 1 और मोर देन 1 भी हो सकते हैं।
लेकिन जो एजेंट आपको बुक करके दे रहा है वो दोनों का कंबाइन करके दे रहा है। अच्छा, एक तो हो गया कोड शेयर। दूसरा ये भी होता है कि कोड शेयर ना भी हो, दे मे नॉट बी कोड शेयर, लेकिन आपको जाना था ऑस्ट्रेलिया। अच्छा चलो एक नया लेते हैं, आपको जाना है पापा न्यू गिनी। सुना है कहाँ है? पापा न्यू गिनी एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया का जो वो है ना उसके ऊपर में पापा न्यू गिनी करके कंट्री है। पापा न्यू गिनी कोई भी फ्लाइट नहीं चलता इंडिया से, आप कर लो चेक। अभी मेरे कुछ दोस्तों को जाना था पापा न्यू गिनी कुछ बिजनेस वर्क से, और वो आए मेरे पास। अच्छा आप कहोगे मेरे पास क्यों आए? क्योंकि माय वाइफ रन्स ट्रैवल बिजनेस, इसलिए मेरे को ये सब जानकारी है अंदर की। तो वो आए, उन्होंने कहा कि हमको पापा न्यू गिनी जाना है कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग करने। तो हमने चेक किया, कोई फ्लाइट ही नहीं है, देयर इज नो फ्लाइट गोइंग टू पापा न्यू गिनी। तो उसको अरेंज करके देना पड़ा। तो ये जो एजेंट है, माय वाइफ इज दी ट्रैवल एजेंट, वॉन्डर्स नाम से कंपनी है हमारी, तो ट्रैवल एजेंट। तो अब उसने क्या किया कि एक फ्लाइट देखा कि भाई कहाँ से कनेक्शन बैठता है, तो नागपुर से कलकत्ता एक फ्लाइट निकाला, कलकत्ता से तुम्हारा मलेशिया एक फ्लाइट निकला, मलेशिया से फिर 2-3 घंटे छोड़ के एक फ्लाइट था पापा न्यू गिनी का। तो 3 अलग अलग फ्लाइट्स बुक करके ये ट्रैवल अरेंज किया। तो एक फ्लाइट जो एक कंपनी की है इंडिगो के ऊपर, फिर एक फ्लाइट जो और एक कंपनी की चलेगी मलेशियन एयरलाइंस, और एक फ्लाइट जो और किसी कंपनी की चलेगी। तो तीनों फ्लाइट अलग अलग भी है, लेकिन हमने कस्टमर के लिए ऐसा पूरा अरेंज करके दिया कि आपको यहां से यहां पहले जाना है, फिर यहां से एक दूसरी फ्लाइट पकड़ के यहां जाना है, फिर यहां से तीसरी फ्लाइट पकड़ के यहां जाना है। तो ये जो पूरा बुकिंग हुआ, एक एजेंट ने बुकिंग करके दिया, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? कंटिन्यूअस जर्नी। ठीक है, अब बोलना कि नहीं बोलना वो तो खैर मैं बताऊंगा, लेकिन ये तीनों बुक किए, तीनों अलग अलग सप्लायर के, तो वो ये पॉइंट में लिखा है। तो एजेंट जो है, ये एजेंट है, ट्रैवल एजेंट जो होता है, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मोर देन वन सप्लायर भी हो सकता है। तो उसने टिकट्स निकाल के दी आपको। तो देखो फिर से पढ़ो, मीन्स अ जर्नी विद अ सिंगल टिकट। एक तो सिंगल टिकट वाला, तो वो तो सिंपलेस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंगल टिकट हो सकता है। तो नॉर्मली जहां सेम कंपनी बुक करती है तो सिंगल टिकट देती है, जैसे इंडिगो के ही दोनों लेग इंडिगो ही ऑपरेट कर रहा है, तो दे कैन गिव यू अ सिंगल टिकट, और दे कैन गिव यू मल्टीपल टिकट्स एट द सेम टाइम, ईदर बाय अ सिंगल सप्लायर, सप्लायर सेम हो सकता है, और थ्रू एन एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मोर देन वन सप्लायर भी हो सकता है। एंड विच, अब देखो यहां, एंड विच इन्वॉल्व्स नो स्टॉप ओवर, जिसमें कोई स्टॉप ओवर नहीं होना चाहिए बिटवीन एनी ऑफ द लेग्स ऑफ द जर्नी फॉर विच वन और मोर सेपरेट टिकट्स और इनवॉइसेस आर इशूड। कोई स्टॉप ओवर नहीं होना चाहिए, लेग्स में स्टॉप ओवर नहीं होना चाहिए। तो स्टॉप ओवर नहीं है तो फिर उसको कंटिन्यूअस जर्नी कहेंगे, और अगर स्टॉप ओवर है तो फिर उसको कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे, उसको सेपरेट जर्नीज कहेंगे। ईच लेग विल बी कॉल्ड एज अ सेपरेट जर्नी। फिर नीचे दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉप ओवर, तो वो लिखा है स्टॉप ओवर मीन्स अ प्लेस वेयर द पैसेंजर कैन डिसएम्बार्क ईदर टू ट्रांसफर टू अनदर कन्वेयंस और ब्रेक हिज जर्नी फॉर अ सर्टेन पीरियड इन ऑर्डर टू रिज्यूम इट एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर डिसएम्बार्क करने की जरूरत पड़ी, पैसेंजर को डिसएम्बार्क करना है, तो उसको स्टॉप ओवर कहेंगे, और डिसएम्बार्केशन अगर आ गया तो फिर वो कंटिन्यूअस जर्नी नहीं मानी जाएगी, इट विल बी कॉल्ड एज सेपरेट जर्नीज। तो ये जो मेरे दोस्तों की बात कह रहा था, वो पहले नागपुर से कलकत्ता गए तो वो एक सेपरेट जर्नी हो गई, फिर कलकत्ता से मलेशिया गए, वो सेपरेट जर्नी हो गई, क्योंकि वहां डिसएम्बार्क करना है, एयरपोर्ट पे आके बैठना है 3-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, फिर एक दूसरी फ्लाइट मिलेगी दूसरी कंपनी की, वो आपको लेके जाएगी पापा न्यू गिनी। तो ये तीनों जो जर्नी है वो क्या हो गई? सेपरेट जर्नीज, दे आर सेपरेट जर्नीज। स्टॉप ओवर आ गया ना, तो स्टॉप ओवर का मतलब है सेपरेट जर्नी। और अगर स्टॉप ओवर नहीं है, उसी प्लेन में बैठना है आपको, प्लेन लैंड होगा लेकिन आपको उसी प्लेन में बैठना है,
दूसरे कस्टमर्स आएंगे, फिर वो प्लेन आगे उड़ेगा, तो वो कंटिन्यूअस जर्नी माना जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स में आपको बाद में अपन देखेंगे, समझ में आता है कि उस पर जीएसटी लगाना कि नहीं लगाना, इसके लिए अपन देखेंगे बाद में। पे कस्टम फ्रंटियर्स का डेफिनेशन कोई काम का नहीं है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मींस टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन पढ़ने का है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस यानी क्या, देखो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो सिंपल है, इंडिया से लेके जाना कहीं और, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सर्विस एक्सपोर्ट होती है, ये कैसे पता चलेगा? मैं यहां से बैठ के, इंडिया में बैठ के लंदन में कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं, उनको टीच करूं, आजकल इंटरनेट है, सब कुछ हो सकता है, ऑनलाइन जाकर मैं उनको वहां टीच करूं, तो उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहेंगे क्या? देखो क्या लिखा है, export of service means supply of service when the supplier of service is located in India। मैं देखो फारूका की इंडिया में बैठा हुआ हूं, the recipient of service is located outside India, जो मेरे स्टूडेंट्स है वो लंदन में बैठे हुए हैं, I am sitting in Nagpur and the students are sitting in London। the place of supply of service is outside India, place of supply outside India होना चाहिए। place of supply इतना आसान काम नहीं है, ये अपन देखेंगे, पूरा चैप्टर है इसके लिए, प्लेस कैसे निकालना तो वो देखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क डाल दो। तो प्लेस अगर बाहर है, मान लो कि प्लेस बाहर है, एंड द पेमेंट फॉर सच सर्विस हैज बीन रिसीव्ड बाय द सप्लायर ऑफ सर्विस इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज, वो जो मेरे लंदन के स्टूडेंट्स हैं उनसे पैसा मुझे फॉरेन करेंसी में मिलना चाहिए, रुपीज में नहीं, फॉरेन करेंसी में। And the supplier of service and the recipient of service are not merely establishments of a distinct person in accordance with explanation 1 to section 8। यानी ये मेरे ही डिस्टिंक्ट, ये क्या होता है मैं समझा देता हूं आपको, हालांकि अपन बाद में पढ़ेंगे, कि मेरा ही फारूक हक का एक ब्रांच नागपुर में है और मेरा ही फारूक हक का ही एक ब्रांच लंदन में है, और यहां से यहां मैं कोई सर्विस दे रहा हूं तो उसको एक्सपोर्ट नहीं मानते, क्योंकि मेरे ही दो है ना, दे आर डिस्टिंक्ट पर्सन्स, लॉ इन दोनों को अलग अलग मानता है, दे आर कॉल्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन्स, लेकिन वो है तो मेरी, है तो मैं ही ना, फारूका की है। लेकिन लॉ कहता है कि अगर आपका एक प्रीमाइस इंडिया में हो और एक प्रीमाइस इंडिया के बाहर हो तो आपको डिस्टिंक्ट माना जाएगा, अलग अलग माना जाएगा, ये अलग पर्पस के लिए, दिस इज फॉर डिफरेंट पर्पस दैट यू आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट, बट फ्रॉम एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू यू आर सेम, सो दिस इज नॉट एन एक्सपोर्ट। डिस्टिंक्ट पर्सन्स में अगर है सर्विस, लेकिन अपन एक ही है, लॉ अपने को डिस्टिंक्ट मानता है लेकिन अपन तो एक ही है, मेरा ही ऑफिस यहां और मेरा ही ऑफिस वहां, तो उसको एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा, याद रखो। फॉर चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स वो अलग अलग माने जाते हैं, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, देखो मैं समझा दूं आपको डिटेल में। जीएसटी लगाने के लिए, लेवी करने के लिए इन दोनों को अलग अलग माना जाता है, लेकिन एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट है, एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्पशन के लिए लॉ कहता है कि इन दोनों को अलग अलग नहीं मानेंगे। चार्ज करते वक्त बोला कि अलग अलग है, टैक्स लगाओ, और जब एग्जेम्पशन का सवाल आया, एग्जेम्पशन में मैंने बोला अरे अपन तो अलग अलग है तो एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, तो लॉ कहता है नहीं नहीं नहीं, आप लोग अलग अलग नहीं हो, आप एक ही छो। आ रहा समझ में? एग्जेम्पशन देने के लिए गवर्नमेंट ने लिखा कि आप अलग अलग नहीं हो, आप एक ही हो, इसलिए एक्सपोर्ट नहीं है, इसलिए एग्जेम्पशन नहीं है। लेकिन टैक्स लगाने के लिए जब बात आई तो बोला कि आप अलग अलग हो इसलिए टैक्स लगाओ। इफ अ पर्सन गिव सर्विस टू हिमसेल्फ, मैं ही सलून चलाता हूं, लोगों के बाल काटता हूं, आज बैठ के मैंने खुद के बाल काटे, तो क्या टैक्स लगेगा? नो। इफ आई गिव सर्विस टू माई सेल्फ देयर इज नो टैक्स। सर्विस क्या होती है? गिविंग टू अनदर पर्सन, नॉट टू योर सेल्फ। तो ये मेरे ही ऑफिस है, देखो लंदन ऑफिस मेरा ही है, नागपुर ऑफिस मेरा ही है। अगर लंदन ऑफिस नागपुर ऑफिस को सर्विस दे तो क्या उसमें टैक्स लगना चाहिए? तो लॉ कहता है हाँ लगना चाहिए। अगर एक फॉरेन प्रीमाइस इंडियन प्रीमाइस को सर्विस देगा तो लॉ में डीमिंग फिक्शन डाला है कि इन दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा और टैक्स लगेगा। तो टैक्स लगाने का जब सवाल आया तो गवर्नमेंट ने डीमिंग फिक्शन बनाया, बोला कि अलग अलग है, टैक्स लगाओ, लग गया।
अब उल्टा केस हुआ कि मेरे नागपुर ऑफिस ने मेरे लंदन ऑफिस को सर्विस दी, मैं एक्सपोर्ट इसको बोलना चाहता हूं कि ये एक्सपोर्ट है, इसलिए मेरे को एग्जेम्पशन दो। तो गवर्नमेंट कहता है नहीं 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 नहीं, एक्सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्ट के लिए हम इन दोनों को डिस्टिंक्ट नहीं मानेंगे, है ना इंटरेस्टिंग बात। जैसे होता है ना, अपना बॉस क्या करता है ऑफिस में कि बोलता है अरे तू मेरा बेटे जैसा है तो काम कर, जरा सब्जी लानी है, आप आर्टिकल हो सीए के, घर में सब्जी लानी है। तो बॉस बोलता है आर्टिकल को बोल सकते कि आके सब्जी खरीद के लाओ घर के लिए, हाँ? नहीं ना, ऐसे काम नहीं करा सकते। लेकिन कराना है तो क्या बोलता है, बड़ी चिकनी चुपड़ी बात करता है, अरे तू तो मेरे बेटे जैसा है, घर का है, जाके लेके आ जा। क्या घर में अपन काम नहीं करते क्या? क्या घर की सब्जी खरीद के नहीं लाते क्या? तो ये भी तो तेरा घर ही है, मैं तेरा बॉस थोड़ी हूं, मैं तो तेरे पापा जैसा हूं, तो लेके आ, बुलवा लेता है। फिर जब आप छुट्टी मांगने जाते हो, एग्जाम लीव, और आप कहते हो अरे पापा जैसे बॉस पापा जैसे बॉस मेरे को छुट्टी दे दो, तो मानते क्या? नहीं। एट द टाइम ही बिकम्स बॉस। ये कहते कहाँ के पापा, कहाँ का बेटा, तू आर्टिकल है, आर्टिकलशिप जैसे रहे, जम के काम कर, कोई छुट्टी नहीं। अजीब बात है। तो गवर्नमेंट भी ऐसे ही करता है। फिर आगे चलो, फिक्स एस्टैब्लिशमेंट का डेफिनेशन दिया है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वही है, परमानेंस जहां पे होता है, अदर देन रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस वेयर देयर इज अ परमानेंस ऑफ बिजनेस। सीजीएसटी में पढ़ा था अपन ने, तो उसी के जैसा है। फिर इंपोर्ट का डेफिनेशन है, इंपोर्ट यानी ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। गुड्स के लिए ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, बाहर से अंदर लाना, इंपोर्ट है, बहुत सिंपल। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या बोला है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस किसको कहेंगे? देखो, मीन सप्लाई ऑफ एनी सर्विस वेयर द सप्लायर is outside India, receiver is in India, and the place of supply is in India. तो place of supply जो है ये अपन बाद में पढ़ेंगे। फिर इंटरमीडिएरी यानी कि ब्रोकर एजेंट, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर वापस से वही है जो सीजीएसटी में थे, सेम है। रजिस्टर्ड प्रीमाइस से दिया तो वो, फिक्स से दिया तो वो, दो चार जगह से दिया तो जो मेन है वो, और कुछ भी नहीं तो फिर रेसिडेंस, यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस, तो वो सेम है। फिर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट करके एक है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, ये OIDAR का है, इसको बाद में अपन स्टडी करेंगे, अभी उसको जाने दो। फिर OIDAR सर्विस क्या है वो भी डेफिनेशन दिया है। What is OIDAR service? What is Online Information and Database Access Retrieval Service? This is a very long topic. ये अपन बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे, ये अभी समझ में नहीं आएगा। फिर आउटपुट टैक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड डेवलपर, ये सब कॉमन नेचर के, सबको मालूम है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो होते हैं उसको जो डेवलप करता है उसको डेवलपर कहते हैं। बस उतने काम के डेफिनेशंस हैं, बाकी कोई काम के नहीं। सो गाइस, दोस वर द डेफिनेशंस ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो कुछ मैंने अभी छोड़ के रखे हैं जो मैंने कहा है कि बाद में अपन वक्त आने पर देखेंगे, तो उसको वक्त आने पर स्टडी करेंगे। और कुछ मैंने छोड़ने को कहा है, कट कर दिए हैं, वो कट कर दो। और जो अपन ने पढ़े उसको एक दो तीन बार अच्छे से पढ़ के रखो। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन दिस, डिफाइन दैट, तो एक आध दो डेफिनेशन, दो चार मार्क यानी टोटल 5-6 मार्क्स के आ सकते हैं।